शक्तिपुर नामक ग्राम में एक अनाथ आश्रम है। अनाथ आश्रम को एक बूढ़ी महिला चलाती है जिसे सब दादी माँ के नाम से जानते हैं। 3 साल पहले काशवी नाम की एक लड़की भी दादी माँ के आश्रम में आई। काशवी बहुत समझदार है और वो सभी का बहुत ध्यान रखती है। अपने अच्छे व्यवहार समझदारी के कारण काशवी ने बहुत ही जल्द सभी के दिलों में जगह बना ली। दादी माँ भी उसे बहुत प्यार करती हैं। एक दिन सुबह सुबह काशवी दादी माँ के लिए चाय लेकर आई। दादी माँ, आपकी चाय। काशवी, बेटी तू तो समय की कितनी पक्की है। मेरी चाय, दवाई और भोजन का पूरा ध्यान रखती है। दादी माँ, आप पूरे आश्रम का ध्यान रखती हो, लेकिन आपका ध्यान रखने के लिए भी कोई होना चाहिए ना? हाँ, भगवान ने मेरे बुढ़ापे का सहारा तुझे बनाया है। हाँ दादी माँ, मैं आपके साथ ही रहूंगी। मेरा भी इस दुनिया में आपके अलावा कोई नहीं है। ये आश्रम मेरे बाद भी तुझे ही संभालना है। दादी माँ, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ? एक दिन सबको जाना है। दादी और काशवी बातें करने लगे। दादी काशवी को अपने बारे में बता रही थी। दादी ने शादी नहीं की थी, लेकिन वो आश्रम में आए बच्चों की शादी करा देती थी। शक्तिपुर के गांव में कबीर भी रहता है। कबीर के पापा भगवंत सिंह जी दादी माँ के आश्रम में अपनी इनकम का 50% डोनेट करते हैं। कबीर ने विदेश में पढ़ाई की और अब शहर में अपने पापा का बिजनेस संभालता है, लेकिन शाम को शक्तिपुर आ जाता है, जहाँ वो अपने पिता और माँ सरिता के साथ रहता है। कबीर, आज सुबह बिना खाए ही निकल गए बेटा? माँ, ऑफिस में बहुत काम था, इसलिए जल्दी जाना पड़ा। अगर ऑफिस के पास में घर होता तो मैं तुम्हारे लिए खाना भिजवा देती। माँ, कोई बात नहीं, मैं कल से खाना खा कर ही जाऊंगा। कबीर, अगर तुम्हें यहाँ कोई प्रॉब्लम है तो हम शहर में शिफ्ट हो जाते हैं। नहीं डैड, मुझे गांव में रहना ही पसंद है। आपके अनाथ आश्रम को आगे भी चलाना है। हाँ बेटा, मैंने गांव में इस घर को बहुत मेहनत, उम्मीद और खुशी से बनाया था, लेकिन मुझे डर रहता था कि कहीं तेरे बड़े होने के बाद हमें ये घर छोड़ना ना पड़ जाए। डैड, मुझे गांव पसंद है। मैंने बचपन से आपके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है। आगे भी आपकी दी हुई शिक्षाओं को मानूंगा। मैं भगवान का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे तुझ जैसे संस्कारी और समझदार बेटे की प्राप्ति हुई। अब एक सुंदर, सुशील और संस्कारी बहू मिल जाए तो मजा आ जाए। भगवंत और सरिता आपस में बात करने लगे। कबीर अपने कमरे में चला गया। कबीर सुबह सोकर उठा, तभी कबीर को उसकी फ्रेंड कियारा का फोन आया। गुड मॉर्निंग जनाब। गुड मॉर्निंग जी। आज हमें मिलना है। तुम तो ऐसे कह रही हो कि जैसे तुम मेरी जीएफ हो और हमें डेट पर जाना है। काश होती। क्या? कुछ नहीं। और बताइए, कितने बजे आना है? मुझे आज आश्रम के बच्चों के लिए राशन लेने जाना है और कुछ कपड़े भी लेने हैं। अगर तुम साथ चलो तो चल सकती हो। मैं तुम्हारे साथ हर जगह जा सकती हूँ। ठीक है, मैं भी साथ चलूंगी। फोन कट गया। कबीर तैयार होकर अपनी कार से मंदिर जा रहा है। तभी रास्ते में उसकी कार के सामने एक ब्लू कलर की नागिन आ गई। कबीर नागिन को देखकर रुक गया। वो महादेव का भक्त है, इसलिए महादेव से प्रार्थना की और नागिन हट गई। कबीर मंदिर जाने के लिए आगे बढ़ गया। धन्यवाद भगवान जी, आज आपने बचा लिया। ब्लू कलर की नागिन मैंने आज पहली बार देखी है। न जाने ये कितनी खतरनाक होगी। कबीर मंदिर चला गया, लेकिन नागिन मानव रूप में आ गई। नागिन का रंग नीला था। उसकी जीभ बार बार बाहर आ रही थी। नाम है मेरा लिली, लेकिन मेरी शक्ल से अच्छे की हालत खराब हो जाती है। मैंने बेचारे को जाने दिया। नागिन भी वहाँ से हंसते हुए चली गई। कबीर ने मंदिर में जाकर पूजा की और गरीबों में खाना बांटकर अपने ऑफिस चला गया। वहाँ जाकर भी उसने सबको प्रसाद दिया। दोपहर को कबीर और कियारा अनाथ आश्रम के लिए राशन और कपड़े खरीदने गए। कबीर, तुम अपनी मेहनत की इतने सारे पैसे किसी और को क्यों दे देते हो? खुशी मिलती है। ऐसी कैसी खुशी है कबीर कि खुद को बर्बाद करके मिलती है? कियारा, तुम आज तक नहीं समझ पाई हो और आगे भी नहीं समझोगी। ठीक है कबीर, मैं तुम्हें कुछ भी करने से नहीं रोकूंगी। तभी कबीर की नजर एक लड़की पर पड़ी जो राशन का सामान खरीद रही थी। लड़की बहुत ही सुंदर थी और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि काशवी थी। कबीर उसे देखते ही रह गया। काशवी सामान लेकर जाने लगी। उसने भी कबीर को देखा और चली गई। काशवी की सूरत अब कबीर की आंखों में बस चुकी थी। चलो कबीर, अभी कपड़े भी लेने हैं। हाँ चलो, फिर लेट हो जाएंगे। कबीर और कियारा कपड़े लेने चले गए। कबीर ने बहुत सारे कपड़े खरीदे और कियारा को दे दिए। कियारा, तुम ये कपड़े और राशन दादी माँ के आश्रम में दे आओ। मुझे ऑफिस में अभी कोई जरूरी काम है, मुझे तुरंत निकलना होगा। ठीक है, मैं वहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए जा रही हूँ। बाकी इस आश्रम और सेवा में मुझे कोई भरोसा नहीं है। किसी की सेवा करके तो देखो, खुशी मिलेगी। जा रही हूँ जनाब। कियारा अनाथ आश्रम जाने के लिए निकल गई। लिली भी पृथ्वी लोक में घूम रही थी। वो नीली नागिन रूप से सामान्य लड़की के रूप में आ गई थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी नीली हैं। जिस काम के लिए आई हो उसे भी करूंगी, लेकिन पहले पृथ्वी पर अच्छे से घूम लेती हूँ।
लिली आम लोगों की तरह घूम रही थी। दादी माँ अपने आश्रम में बैठी थी, काशवी भी वहीं बैठी थी। तभी बाहर से कियारा आई। दादी माँ, कबीर ने आश्रम के लिए सामान भिजवाया है। जैसे ही काशवी ने सामान का पैकेट पकड़ा, काशवी और कियारा की नजरें मिल गई। दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया, लेकिन कियारा जल्दी में थी तो वो वहां से चली गई। काशवी, मैंने सोचा है कि हर साल की तरह इस बार भी आश्रम में सांस्कृतिक प्रोग्राम होना चाहिए। दादी, बहुत दिनों से ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है, लेकिन अब अच्छे से हम इसे सेलिब्रेट करेंगे। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। फिर हम तैयारियां शुरू करते हैं। मैंने इनविटेशन कार्ड छपवाए हैं। सबसे पहले एक कार्ड भगवान जी को देकर आना है। हाँ दादी माँ, मैं ये सारे काम निपटा लूंगी। भगवान जी को इनविटेशन कार्ड देने में खुद जाती, लेकिन अब पैरों से इतनी दूर चला नहीं जाता। भगवान जी के मुझ पर बहुत से एहसान है। भगवान जी की वजह से ही आज सब इतने आगे जा पाए हैं। सारे बच्चे पढ़ पाए हैं। सबको रोटी, कपड़ा और बाकी जरूरतों को भगवान जी ने ही पूरा किया है। उनको कार्ड देकर जरूर आना। सच में बहुत अच्छे इंसान है। अब उनका बेटा कबीर भी ऐसा ही है, बहुत दयालु है। ठीक है दादी माँ, मैं कल सुबह ही भगवान जी के यहाँ चली जाऊंगी। अब आप सो जाइए। दादी माँ अपने कमरे में जाकर सो गई। काशवी ने भी आश्रम का राउंड लगाया और फिर सो गई। काशवी सुबह को भगवान जी के घर पहुंची। भगवान जी गार्डन में बैठकर चाय पी रहे थे। काशवी उनसे जाकर मिली और उनको कार्ड दिया। काशवी, मैं इस प्रोग्राम में जरूर आऊंगा। तुम्हें आश्रम चलाने में कोई समस्या तो नहीं है? नहीं, सब अच्छे से चल रहा है। काशवी वापस आश्रम जाने लगी। तभी उसने देखा कि कबीर भी वहाँ खड़े होकर किसी से फोन पर बात कर रहा है। कबीर ने भी काशवी को देख लिया, लेकिन कबीर कुछ बोलता कि उससे पहले ही काशवी वहाँ से चली गई। ये लड़की मुझे शॉप पर भी मिली थी। मैं कल से इसके बारे में सोच रहा था और आज ही मेरे घर भी आ गई। आखिर कौन है ये लड़की? डैड, ये लड़की क्यों आई थी? हाँ कबीर, मैं तुम्हें काशवी से मिलाना भूल गया। काशवी अनाथ आश्रम में रहती है और आश्रम को चला रही है। दादी माँ के बाद भी काशवी ही उसकी देखरेख करेगी। डैडी, अच्छी खबर है, कल अनाथ आश्रम में फंक्शन है। काशवी ने उसके लिए इनवाइट किया है। मैं कल वहाँ जाऊंगा। क्या तुम भी चलोगे? डैड, आप ही चले जाइए, मुझे ऑफिस में बहुत काम है। कबीर ऑफिस चला गया। कबीर सोफे पर बैठा है। तभी काशवी उसके लिए किचन से चाय लेकर आई। काशवी, तुम्हें पता है ना कि मैं चाय नहीं पीता हूँ। लेकिन मुझे चाय पसंद है, इसलिए आप भी चाय पीनी शुरू कर दीजिए। हाँ जी, वैसे भी आपकी सारी आदतें मैं अपनाने लगा हूँ। फिर ये चाय क्या इतनी खतरनाक चीज है? चाय प्यार का दूसरा रूप है। सच? ये बात मुझे नहीं पता थी। हाँ जी, अब चाय से दोस्ती करो, फिर देखना कि ये सारा जमाना तुम्हारा दोस्त हो जाएगा। अब खाने का भी कोई इंतजाम है क्या? अभी मैं जा रही हूँ। नहीं काशवी, तुम इतनी जल्दी मत जाया करो, रुको अभी। कबीर ने काशवी को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी उसकी आंखें खुल गई। कबीर बेड पर सोया हुआ था। मैं सपने में था। काशवी मेरे सपने में आई थी, लेकिन काशवी मेरे सपने में क्यों आ रही है? मैं काशवी को याद क्यों कर रहा हूँ? बार बार काशवी का मुझसे मिलना और मेरे सपने में आना यूं ही नहीं है। मैंने आज तक किसी के बारे में नहीं सोचा, लेकिन काशवी के बारे में सोचने को मजबूर हो गया हूँ। अब सिर्फ काशवी से मिल लो। कबीर काशवी के ख्वाबों में फिर से सो गया। अगली सुबह भगवान जी और उनकी पत्नी सरिता आश्रम जाने के लिए तैयार हो गए। तभी कबीर भी तैयार होकर नीचे आया। कबीर बेटा, मैंने तुम्हारा लंच पैक कर दिया है, हम दोनों आश्रम निकल रहे हैं। मॉम, मैं भी आपके साथ आ रहा हूँ। तुम्हारा ऑफिस जाना ज्यादा जरूरी है। नहीं डैड, मैंने बात कर ली है, मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। कबीर भी अपने माँ पापा के साथ आश्रम चला गया। सभी बच्चों ने दादी माँ के साथ मिलकर भगवंत जी के परिवार का स्वागत किया। कबीर और काशवी आमने सामने आ गए। किसी शायर ने कहा है, मुझे तुम्हारे यहाँ का मौसम सुहाना लगे, मैं एक शाम चुरा लूं अगर तुम्हें बुरा ना लगे। सभी लोग कबीर को देख रहे थे। कियारा भी अचानक से वहाँ। काशवी ने कबीर की बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। सभी लोग हंसने लगे। तभी कबीर की माँ बोल पड़ी, कबीर को शेरो शायरी का बहुत शौक है। सभी लोग हंसते हुए अंदर आ गए और प्रोग्राम शुरू हो गया। दादी माँ के आश्रम में बच्चे पढ़ाई के साथ साथ सांस्कृतिक कार्य में हिस्सा लेने, नए काम सीखने में रुचि रखते थे, जिनको देखकर भगवंत सिंह जी बहुत खुश हुए। दादी माँ ने आश्रम को बहुत अच्छे से चलाया है। सारे बच्चे बहुत काबिल हैं, सब अच्छे से चल रहा है। काशवी से बात कैसे करूं? कबीर काशवी से बात करना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला। कबीर अपने माँ पापा के साथ वापस अपने घर चला गया। लिली एक सुंदर लड़की बनकर बाजार में घूम रही थी। वहाँ कुछ लड़की बाइक पर बैठे थे। जैसे ही लिली उनके पास से निकली, लड़कों ने कमेंट की और हंसने लगे। लिली वहीं रुक गई। उसकी आंखें और पूरा चेहरा नीला हो गया। लिली ने पीछे मुड़कर देखा, बेशर्मों की तरह हंस रहे लड़के चुप हो गए। लिली ने अपनी जीभ बाहर निकाली। लड़के डर गए और बाइक छोड़कर भागने लगे। लिली ने दौड़कर एक लड़के को पकड़ लिया। तुम जैसे लोगों की वजह से लड़कियां सुरक्षित नहीं है
और फिर तुम ही लड़कियों से बोलते हो कि बाहर मत जाओ, बाहर जाना सुरक्षित नहीं है। वो लड़का फिर से छोड़कर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन लिली ने उसको पकड़ लिया। लिली ने आवारा लड़के को थप्पड़ मारा और फिर जमीन पर गिरा दिया। जमीन पर गिरने के बाद लिली ने लड़के को बहुत पीटा। लड़का तड़प तड़प कर मर गया। सभी लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी की भी बचाने की हिम्मत नहीं हुई। लिली जहरीली नागिन वहां से जाने लगी। कुछ दूर जाकर उसको गोलगप्पे का ठेला दिखाई दिया। बाकी लोगों को गोलगप्पे खाते देख लिली को भी गोलगप्पे खाने की इच्छा हुई। लिली भी गोलगप्पे खाने पहुंची। वाह, पृथ्वी लोक पर बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं। सच कितना अच्छा है। मैं पहले व्यर्थ ही चिंता कर रही थी। गोलगप्पे तो बहुत ही अच्छे हैं। गोलगप्पे वाला भी यह बात सुन रहा था। गोलगप्पे वाले के हाथ कांपने लगे। ये कौन है? ये कोई एक्टर है या कोई पागल है? लिली गोलगप्पे की तारीफ करके वहाँ से चली गई। लिली वहाँ से जाने लगी, तभी उसको एक पुरुष की आवाज आई। रुको लिली, यहीं रुको। लिली ने चारों तरफ देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। उसे फिर से आवाज आई, मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगा। कौन हो तुम और मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? लिली, तुम गलत रास्ते पर जा रही हो। मैं तुम्हें सही राह दिखाने आया हूँ। मुझे अपने रास्ते याद है। तुम मुझे रास्ता बताने वाले कौन होते हो? मैं जानता हूँ कि तुम एक इच्छाधारी, शक्तिशाली, जहरीली नीली नागिन हो। मैं अच्छे से जानता हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्यों आई हो? शायद तुम ये भूल चुकी हो। मैं यहाँ पृथ्वी लोक पर घूमने आई हूँ। सिर्फ घूमने? तुम रास्ते से भटक गई हो और अपने लक्ष्य से दूर जा रही हो। मैं यहाँ क्यों आई हूँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। अपनी आंखें बंद करो, तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा। लिली ने अपनी आंखें बंद की। लिली को उसका अतीत याद आ गया। लिली ने अपनी आंखें खोली, लेकिन इस बार लिली की आंखें नफरत और गुस्से से भरी थी। मैं अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ूंगी। मेरे दुश्मनों का बचना आसान नहीं है। मैं उनको चुन चुन कर मारूंगी। तुम्हें सब याद आ गया ना? अब जब भी कभी तुम रास्ते से भटकोगी, ये आवाज तुम्हें सब कुछ याद दिलाएगी। आप जो भी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरा उद्देश्य मुझे याद दिलाया। लिली, ये सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य नहीं है, ये मेरा और बाकी 4 लोगों का भी है। हम 5 हमेशा तुम्हारा साथ देंगे। बाकी 4 कौन है? और मेरे दुश्मन आप सबके दुश्मन कैसे हो सकते हैं? दोस्त के दोस्त को अपना दोस्त समझा जाता है और दोस्त के दुश्मन को दुश्मन समझा जाता है। ठीक है, आज से हम दोस्त हुए और हमारे दुश्मन एक ही हैं। लेकिन लिली, एक बात याद रखना, तुमको मारना खुद ही होगा। हम सिर्फ तुम्हारी मदद कर सकते हैं, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे। कैसी मदद? हम तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ और साथी दे सकते हैं, लेकिन सारी योजना चाल तुम्हारी होगी। तुम खुद ही सबको चुन चुन कर मारोगी। हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम 5 तुम्हें अपनी सारी शक्तियाँ दे देंगे। हमारे दुश्मन इतने शक्तिशाली नहीं है, उनको मैं खुद ही खत्म कर दूंगी। अगर वो नागलोक से नहीं भागते तो कब के मर चुके होते। हाँ, लेकिन इस बार वो यहाँ से भागने में सफल ना होने पाए। इस बात का तुम विशेष ध्यान दो, क्योंकि हमारे दुश्मन अभी भी इतने ही चालाक हैं। अब मैं उन्हें ढूंढकर उन पर ही नजर रखूंगी और मौका पाकर उन्हें खत्म कर दूंगी। ठीक है, अब तुम अपने मिशन पर लग जाओ। आवाज गायब हो गई। लिली भी वहाँ से चली गई। कबीर को बच्चों के साथ खेलने का बहुत शौक था। शाम के समय मैदान में कबीर बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। तभी वहाँ से लिली गुजरी। लिली की नजर कबीर पर पड़ी। लिली की आंखें नीली हो गई, उसका चेहरा भी नीला हो गया। लिली नागिन बन गई। नीली नागिन मैदान में रेंग कर जा रही थी। कबीर अपने खेल में मस्त था, उसने आसपास ध्यान नहीं दिया। पहले दुश्मन को मारने का मौका मिल गया है, इसका खेल आज यही खत्म कर देती हूँ। इसने बहुत परेशान किया है, आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मेरे जहर के बाद कोई पानी भी नहीं मांगता, तुरंत मर जाता है। आज इसका भी यही हाल होगा। जैसे ही कबीर ने बैट उठाया, नीली जहरीली नागिन ने उसे डस लिया। नीली नागिन कबीर के पैर से लिपट गई। सभी बच्चे वहां से दूर भागने लगे। कबीर नागिन को हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नागिन नहीं हटी। शोर सुनकर काशवी भी आ गई। काशवी ने जल्दी से नागिन को पकड़कर दूर फेंक दिया। कबीर जमीन पर गिर गया। कबीर, तुम ठीक हो? कबीर, कबीर, आंखें खोलो कबीर। काशवी ने कबीर के पैर से नागिन का सारा जहर बाहर निकाल दिया और कुछ देर में कबीर को होश आ गया। जहरीली नीली नागिन लिली दूर जमीन पर लेटकर सब देख रही थी। लिली को चोट लगी थी, इसलिए वो वहां से ही नहीं हिली। कबीर ने देखा कि उसके सामने काशवी है। कबीर बहुत खुश हुआ। कबीर अपना दर्द भूल गया। कबीर, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं हो?
सब ठीक है ना? मैं कुछ बोल रही हूँ, तुम सुन पा रही हो कबीर? काशी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरे पैर में हाँ, एक सांप आया था, मैंने सारा जहर बाहर निकाल दिया है। तुमने मेरे लिए आज अपनी जान भी खतरे में डाल दी। ये जान भी किसी की दी हुई है, मेरा इस पर कोई हक नहीं है। ठीक है, अब घर चलते हैं। हाँ, मैं भी आश्रम जा रही हूँ, ध्यान से जाना। मुझे सांप से डर लगता है। क्या मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ने चलूं? हाँ चलो ना, मुझे वैसे भी बहुत डर लगता है। कबीर और काशवी दोनों पार्क से चले गए। कबीर और काशवी को लेकर अपने घर पहुंच गया। कबीर के पिता भगवंत जी और माँ सरिता ने काशवी का अच्छे से स्वागत किया। काशवी बहुत ही प्यारी बच्ची है, बहुत सुंदर है। माँ, काशवी सुंदर है, लेकिन काशवी का दिल बहुत सुंदर है। आज मुझे सांप ने काट लिया था। कबीर की बात सुनकर उसके माँ पापा घबरा गए। माँ, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, काशवी ने मुझे बचा लिया है। कबीर ने अपने माँ पापा को सारी बात बताई। सरिता ने आगे बढ़कर काशवी को गले लगा लिया। काशवी बेटी, तुम्हारा ये एहसान हम जीवन भर नहीं उतार पाएंगे। तुमने तो कबीर को नई जिंदगी दी है। नहीं नहीं आंटी जी, मैं अनाथ भटक रही थी, आपने भी मुझे जिंदगी दी है। भगवंत जी और सरिता जी ने काशवी की हिम्मत को सराहा। अब मेरे आश्रम जाने का समय हो गया है, दादी माँ मेरा इंतजार कर रही होंगी। बेटी, रात हो गई है, अब तुम अकेली मत जाओ, कबीर तुमको छोड़कर आएगा। नहीं अंकल जी, मैं चली जाऊंगी। कबीर को सांपों से डर लगता है, फिर मुझे वापस कबीर को छोड़ने आना होगा। कोई नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर अकेले आ सकता हूँ, इतना भी डरपोक मत समझो मुझे। काशवी ने जाने के लिए हाँ कर दी। कबीर काशवी को अपनी कार से आश्रम छोड़ने चला गया। दोनों रास्ते में ही जा रहे थे, तभी उन्हें कियारा अपनी कार से आती हुई मिली। कबीर ने कार रोक ली। कबीर के साथ काशवी को देखकर कियारा को बहुत बुरा लगा। कबीर कार से नहीं उतरा और अंदर बैठकर ही बातें करने लगा। कियारा, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? ये रास्ता किसके घर जाता है, मुझे ये नहीं पता। कियारा, तुम गुस्सा हो गई, तुम घर जा रही हो, लेकिन मैं काशवी को छोड़ने उसके घर जा रहा हूँ। तब तक तुम घर जाओ, मैं आकर मिलता हूँ तुमसे। मुझे कहीं नहीं जाना, मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम जाकर 2 मिनट बैठो, मैं भी आ रहा हूँ। मेरे लिए तुम्हारे पास कभी समय नहीं होता है, इसलिए आज के बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगी। क्यों? कियारा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई। वो काशवी के मुंह पर कुछ भी बोलने लगी। काशवी को बुरा लग रहा था, लेकिन काशवी ने कुछ नहीं कहा। कियारा ने अपनी गाड़ी घुमाई और वापस चली गई। कबीर भी आश्रम जाने लगा। कुछ समय में ही कबीर और काशवी आश्रम पहुंच गए। गाड़ी आश्रम के दरवाजे पर खड़ी थी। काशवी उतरकर जाने लगी। थैंक यू कबीर जी। थैंक्स तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आज तुम नहीं होती तो मैं जिंदा नहीं होता। भगवान किसी न किसी को मदद के लिए भेजते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने सांप के जहर को निकालना कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से भी नहीं सीखा, लेकिन आज जरूरत पड़ी तो खुद से हो गया। अच्छा, अगर वो जहर तुमको असर कर जाता तो फिर क्या होता? उस समय मेरे दिमाग में तुम्हारी जान बचाने के अलावा कुछ नहीं आया। जो समझ आया मैंने वही किया। मैंने अपने बारे में कुछ नहीं सोचा। अच्छा ये बताओ कि कियारा इतना गुस्सा क्यों कर रही थी? कियारा बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन आज उसे क्या हो गया मुझे खुद भी समझ नहीं आया। कबीर और काशवी बात कर रहे थे, तभी पीछे से किसी ने एक पत्थर काशवी को फेंक कर मारा। काशवी, तुम ठीक हो? कबीर ने दौड़कर काशवी को गले लगा लिया। पत्थर काशवी के पीछे जाकर गिरा। मैं ठीक हूँ, मैं पत्थर से बच गई, लेकिन ये पत्थर किसने फेंका होगा? तभी वहाँ कियारा आ गई। कियारा, तुम? मुझे तुमसे काम था, इसलिए मैं यहाँ चली आई। चलो कियारा, आश्रम के अंदर चलो। बच्चे और दादी माँ आप सबको देखकर बहुत खुश होंगे। मुझे आश्रम या बच्चों से? मुझे बहुत प्यार है, और कियारा भी बच्चों से बहुत प्यार करती है। मुझे बच्चों से प्यार नहीं है, ये बात मुझे मन में रखनी थी। कबीर को इम्प्रेस करना चाहती हूँ और उसी के सामने ऐसी बात कर रही थी। थैंक गॉड, मुझे आज कबीर ने ही बचा लिया। मैं भी यही बोलना चाहती थी कि मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। बच्चे बहुत भोले होते हैं, उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, इसलिए बच्चों से प्यार हो ही जाता है। ठीक है काशवी, अब हम निकल रहे हैं, तुम अंदर जाओ और अपना ख्याल रखना। काशवी आश्रम के अंदर चली गई। कियारा, तुम्हारी कार कहाँ है? वो सच सच बताओ कियारा, क्या बात है, तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? कुछ भी नहीं। मैंने पूछा तुम्हारी कार कहाँ है? वो मैंने रास्ते में खड़ी की हुई है। तुम उसे रास्ते में क्यों खड़ी करके आई हो? इतने सवाल क्यों पूछते हो? ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक ड्रॉप कर देता हूँ। ओके। कबीर ने कियारा को उसकी गाड़ी तक ड्रॉप कर दिया। कियारा का इस समय यहाँ आना, गाड़ी पीछे खड़ी करना और काशी पर हमला होना, उसके बाद किसी हमलावर का यहाँ दिखाई नहीं देना, मुझे बार बार कियारा पर शक क्यों हो रहा है? नहीं, कियारा ऐसा नहीं कर सकती, और कियारा के पास ऐसी कोई वजह भी नहीं है। मैं बेवजह ही अपनी दोस्त पर शक कर रहा हूँ। कबीर ने अपनी कार स्टार्ट की और अपने घर चला गया। अगले दिन सुबह तक भी लिली उसी मैदान में नागिन रूप में पड़ी थी।
लिली ने देखा कि आसपास कोई नहीं है, इसलिए वो तुरंत मानव रूप में आ गई। कल दुश्मन मुझसे बचकर निकल गया, लेकिन मैं आज दुश्मन को नहीं जाने दूंगी। मुझे कबीर को ढूंढना ही होगा, साथ में उस लड़की को भी जिसने मेरे दुश्मन को बचाया है। इस बार मेरे जहर से बच नहीं पाएंगे। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं यहाँ जो करने आई हूँ वो मैं करके जाऊंगी। इंतकाम, इंतकाम और इंतकाम। मैं सिर्फ 3 शब्द ही जानती हूँ, उसके अलावा मुझे कुछ समझ नहीं आता। लिली वहां से उठकर बाजार की तरफ चली गई। वो बाजार में ऐसे ही नई नई चीजें देखती हुई घूम रही थी। कियारा कबीर से नाराज थी। कबीर उसे मनाने के लिए कैफे में लेकर जा रहा था, लेकिन कियारा कैफे के गेट पर ही खड़ी हो गई। मैं अंदर नहीं जाऊंगी। तुम्हें हमेशा शिकायत रहती है, आज मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। मुझे तुम्हारे साथ अंदर नहीं जाना है। उस दिन से तुम्हें ये प्रॉब्लम थी कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देता हूँ, लेकिन आज तुम्हें यहाँ लाया हूँ तो तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। क्या हुआ? तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती हो? मैं तुमसे एक बार कह चुकी हूँ कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी है तो नहीं करनी है। कबीर और कियारा आपस में बहस कर रहे थे, तभी वहां से लिली निकलकर जा रही थी। लिली ने देखा कि कबीर और कियारा आपस में झगड़ रही हैं। अच्छा, मेरा दुश्मन यहाँ छुपा बैठा है, मुझे जिसकी कब से तलाश थी, और जो कल मुझसे बच गया था वो आज यहाँ है। कल उस लड़की ने बचा लिया था, लेकिन आज ये लड़की नहीं बचा पाएगी, क्योंकि ये तो कबीर को पहले से ही मारने पर तुली है। लिली कबीर और कियारा के पास पहुंच गई। हेलो कबीर। आप कौन? तुम मुझे नहीं जानते हो क्या? अरे हाँ, कौन हो तुम? मैं नहीं जानता। लड़की साथ है तो तुम मुझे भूल गए हो? मेरी दोस्त कियारा पहले से ही गुस्से में है। तुम हमारा झगड़ा क्यों बढ़ाना चाहती हो? तुम लड़की मिलने के बाद मुझे भूल गए हो। मेरा नाम लिली है, अब भी तुम्हें याद नहीं होगा? नहीं, मेरा पीछा छोड़ो, मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस बहुत हो गया। कबीर, तुम कितनी लड़कियों से बातें करते हो, कभी काशवी और कभी लिली। काशवी, तुम मेरी फ्रेंड हो, लेकिन ये लिली कौन है, कहाँ से आई है, मैं कुछ नहीं जानता। लिली मुस्कुराते हुए कुछ दूर जाकर खड़ी हो गई। अब आएगा मजा। मैंने अब इन दोनों में फूट डालकर इन्हें अलग कर दिया। अब मुझे अपने दुश्मन तक पहुंचने में आसानी हो जाएगी। कियारा, मैं कबीर को नहीं जानती, लेकिन तुम्हारी नाराजगी की वजह समझ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने ऐसा किया। अब तुमने खुद ही बता दिया कि तुम काशवी की वजह से गुस्सा हो। मैं काशवी का नाम भी नहीं सुनना चाहती हूँ। काशवी एक अच्छी लड़की है। मुझे नफरत है काशवी से। लेकिन क्यों? क्योंकि काशवी अनाथ और गरीब लड़की है और मुझे गरीबों से नफरत है। मुझे गरीबों से नफरत करने वालों से सख्त नफरत है। ठीक है, मैं जा रही हूँ। कियारा गुस्से में वहां से जाने लगी। जैसे ही वो अपनी कार के पास पहुंची, उसने पीछे मुड़कर देखा कि लिली कबीर का हाथ पकड़कर जबरदस्ती कैफे के अंदर ले जा रही है। कबीर भी बिना कुछ बोले उसके पीछे चला जा रहा था। मुझे छुपकर देखना होगा, मुझे ये लिली कुछ ठीक नहीं लग रही है। कबीर और लिली कैफे में चले गए। कियारा भी छुप छुप कर उनके पीछे गई। कबीर ने बिना कुछ बोले ही अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लिली ने उसका हाथ नहीं छोड़ा। बैठो कबीर, अभी बात कर रही हूँ। तुम मुझे ऐसे पकड़कर अंदर क्यों लाई हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। तुम पहले आज ड्रिंक करो, तुम्हारा मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। लिली ने उसकी बात नहीं मानी और उसने जबरदस्ती कबीर को बहुत ज्यादा शराब पिला दी। कबीर को नशा हो गया। वो अपने पैरों पर सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा था। कियारा उसे पीछे से देख रही थी। आप दुश्मन पूरी तरह मेरे चंगुल में आ गया है। कल उस काशवी की वजह से बच गया, लेकिन आज ये कैसे बचेगा? आज कोई लड़की इसे बचाने नहीं आएगी। आज मैं कबीर का अंत करके ही मानूंगी। लिली कबीर को हाथ पकड़कर बाहर ले गई। कबीर ठीक से चल नहीं पा रहा था। लिली कैफे के बाहर एक सुनसान सड़क की तरफ कबीर को लेके जा रही थी। कियारा ने कबीर को अपनी गाड़ी से फॉलो करना शुरू किया। आज कबीर मर जाएगा और सुबह खबर आएगी कि नवयुवक की नशे में जान गई। किसी को पता नहीं चलेगा कि इसे मैंने मारा है। कियारा अपनी कार से लिली के पीछे गई और सामने जाकर कार रोक दी। कौन है वहां? कार में कौन है? बाहर निकलो। तुमने मेरा रास्ता क्यों रोका है? कियारा कार से बाहर निकलकर खड़ी हो गई। ओह, तुम हो। तुम गुस्से में जा चुकी थी ना, फिर अब वापस क्यों आई हो? कबीर को चुपचाप कार में बिठा दो। कबीर मेरा है, मैं कबीर को अपने साथ लेकर जाऊंगी। मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। अगर कबीर को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। ठीक है, आज देखते हैं कि कौन किसकी जान लेता है। लिली और कियारा दोनों झगड़ने को तैयार हो गई। तभी उन्हें वहां से कुछ लोग रास्ते से जाते हुए दिखाई दिए, जिन्हें देखकर लिली ने कबीर को कियारा की कार में बिठा दिया। अच्छा हुआ कि सही समय पर भगवान ने तुझे सद्बुद्धि दे दी।
इस बात का धन्यवाद तो आपको भगवान को देना चाहिए कि रास्ते में ये लोग आ गए, वरना आज मुझसे तो बच नहीं पाती। कियारा ने अपनी कार स्टार्ट की। लिली भी अचानक से गायब होकर नागिन बन गई और कियारा की कार में बैठ गई। कियारा कबीर को लेकर अपने घर चली गई। अगली सुबह कबीर की आंख खुली, उसने खुद को नई जगह पाया। मैं कहाँ आ गया हूँ? मैं कहाँ हूँ? तभी बाहर से कियारा आ गई। कबीर, मैं तुमको अपने घर ले आई थी। लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुंचा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। तुम रात बहुत नशे में थे, इसलिए तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। मैंने ड्रिंक कब की? मैंने आज तक ड्रिंक नहीं की। फिर मैं तुम अभी ज्यादा मत सोचो, कुछ देर सो जाओ, फिर बात करते हैं। मुझे अभी मेरे घर जाना है। ठीक है, मैं तुम्हें अभी छोड़कर आती हूँ। कियारा अपनी कार से कबीर को छोड़ने चली गई। लिली भी नागिन बनकर कार में बैठ गई। जब कियारा और कबीर घर पहुंचे, उसके पिता भगवंत जी और माँ सरिता उसका इंतजार कर रहे थे। कबीर को देखकर सरिता जी दौड़ती हुई आई। कबीर बेटा, तुम कहाँ चले गए थे? बेटा, तुम कहीं बिना बताए कभी नहीं जाते हो, लेकिन कल तुम कहाँ चले गए थे? हम तुम्हारी फिक्र में पूरी रात नहीं सोए हैं। माँ पापा, मैं ऑफिस के काम से कहीं चला गया था, वहां ना फोन का नेटवर्क नहीं था। कोई नहीं, आगे से बता कर जाना। और आज तुम्हारे विवाह के लिए आ रहे हैं। मेरा रिश्ता? लेकिन मुझे शादी काशवी से करनी है। अब किसी और से शादी कैसे कर सकता हूँ? कबीर, लड़की बहुत अच्छी है, इसलिए अब तुम तैयार हो जाओ। मैं तब तक नाश्ता तैयार कर देती हूँ, वो लोग आने ही वाले होंगे। हाँ माँ। कबीर तैयार होने चला गया। उसकी माँ नाश्ता बनाने लगी। कियारा भी वहाँ बैठ गई। तभी बाहर से दरवाजे पर लिली आकर खड़ी हो गई। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम लिली है। मैं ही कबीर से शादी की बात करने आई हूँ। मेरे माँ पापा पीछे आ रहे हैं। सरिता ने किचन से बाहर आकर देखा। वाह, बहुत ही खूबसूरत और प्यारी बच्ची है। तुम यहाँ? क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? कबीर भी तैयार होकर नीचे आ गया। कियारा ने सबको हैरानी से देखा। कहानी जारी रहेगी। कियारा, तुम अपनी फ्रेंड को ऐसे क्यों देख रही हो? ये लिली है, ये कियारा की फ्रेंड नहीं है। मैंने तुम्हें बताया था ना कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं। ओह अच्छा, बैठो लिली। तुम अब तक खड़ी क्यों हो? लिली अंदर आकर बैठ गई। कियारा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो हैरान थी। इस कबीर को क्या हो गया है? ये लिली को पहचान क्यों नहीं पा रहा है? मुझे सरिता आंटी को सच बता देना चाहिए। नहीं, पहले कबीर से बात करती हूँ। कबीर, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ बोलो ना। कियारा ने कबीर को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, कबीर, तुमने लिली को पहचाना नहीं क्या? वो अभी आई है, अब उससे बातें करूंगा तभी तो मैं उसको जान पाऊंगा। तुम्हें कुछ याद नहीं है क्या? मुझे सब याद है। फिर तुम यहाँ सब कुछ भूल जाने का नाटक क्यों कर रहे हो? मैं कोई नाटक नहीं कर रहा हूँ। लिली हमें कल भी मिली थी। कियारा, आजकल तुम्हें कुछ होता जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें डॉक्टर से मिलना चाहिए। तुम ये कहना चाहती हो कि मैं पागल हो गई हूँ? कियारा, पहले तुम शांत हो जाओ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि मुझे कल का कुछ भी याद नहीं है। मैं लिली को नहीं जानता। ठीक है, मैं यहाँ से जा रही हूँ। तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं अब तक समझ नहीं पाया हूँ। तुम्हें ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, मैं जा रही हूँ। कियारा वहाँ से चली गई। कबीर चुपचाप देखता रहा। मुझे कियारा को किसी डॉक्टर को दिखाना ही पड़ेगा। कियारा किसी प्रॉब्लम में है। न जाने कियारा आजकल कैसा व्यवहार करने लगी है। क्या हुआ कबीर? कियारा क्यों गुस्सा हो गई? माँ, आप कियारा की चिंता छोड़ो। कियारा का तो ऐसा चलता ही रहता है। लिली सब कुछ जानती थी, इसलिए वो मुस्कुरा रही थी। सरिता और कबीर ने लिली से बात की। लिली ने सरिता और कबीर को अपनी अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लिया। लिली, तुम अपने नाम के जैसे बहुत प्यारी हो। अब जल्द से जल्द अपने माँ पापा को बुला लो ताकि मैं उनसे मिलकर बात आगे बढ़ा सकूं। लिली अच्छी लड़की है, लेकिन माँ को मैं कैसे समझाऊंगा कि मैं लिली से शादी नहीं कर सकता। हे ईश्वर, तुमने मुझे कैसी परिस्थितियों में डाल दिया है। कबीर, तुम्हें लिली पसंद है ना? अगर मैं लिली के सामने मना करूंगा तो वो बुरा मान जाएगी। अब मैं क्या करूं? क्या हुआ कबीर? बोलो बेटा, तुम चुप क्यों हो? माँ, मैं क्या बोलूं, आप खुद ही अपने हिसाब से देख लीजिए। लिली, तुम्हारे घर से जल्दी किसी को बुला लो। आज मेरा भाई आ रहा है, कार्तिक, शाम तक आ जाएगा। ये अच्छी बात है। अब तुम कुछ दिन हमारे साथ रहो। आंटी जी, मैं अभी यहाँ कैसे रुक सकती हूँ? तुम्हें कुछ दिन हमारे साथ रुकना चाहिए, तभी तो तुम हमें अच्छे से जान पाओगी। आंटी जी, अगर आप इतना कह रही हैं तो मैं आपको निराश नहीं करूंगी। लिली बेटा, मुझे तुम्हारे यही संस्कार पसंद आ गए। मुझे ऐसी ही संस्कारी बहू चाहिए थी। अब तुम दोनों बैठो, मैं खाना लगा देती हूँ। सरिता ने दोनों का खाना लगा दिया। दोनों खाना खाने लगे। लिली अपने कमरे में सोई थी। सरिता जी लिली को बुलाने आई, तभी उन्होंने देखा कि बेड पर नीला सांप है। सरिता जी बहुत तेज चीखते हुए कमरे से बाहर दौड़ी। आवाज सुनकर भगवंत जी आए। क्या हुआ? तुम इतनी क्यों चीख रही हो? आप जल्दी से लिली के कमरे में चलिए, उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को क्या खतरा हो सकता है? दोनों दौड़कर कमरे में पहुंचे। लिली वहाँ बैठकर एक किताब पढ़ रही थी। लिली, तुम ठीक हो? हाँ आंटी जी, मैं तो ठीक हूँ। आप दोनों इतना घबरा क्यों रहे हैं?
यहाँ भी एक नीला सांप था। लिली के चेहरे की खुशी चली गई। यहाँ कोई सांप कैसे हो सकता है, वो भी नीला सांप? सांप काले होते हैं। मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि सांप नीले नहीं होते, और मैंने भी यहाँ किसी सांप को नहीं देखा। सरिता जी, तुम्हें ऐसा लगा होगा, लेकिन यहाँ सांप नहीं है। लिली तुम आराम से पढ़ो, हम जा रहे हैं। भगवंत जी और सरिता जी बाहर चले गए। लिली ने चैन की सांस ली। आज सरिता को पता चल गया होता कि मैं एक नागिन हूँ। कबीर की माँ और उसके पापा बहुत अच्छे हैं। मैं इन दोनों को कभी कोई नुकसान नहीं होने दूंगी, लेकिन मैं कबीर को नहीं छोड़ूंगी। कबीर को मारने के बाद ही मुझे चैन आएगा। अब मुझे कार्तिक को बुलाना पड़ेगा। अब सही समय आ गया है। लिली आगे की योजना बनाने में लग गई। शाम को भगवंत, सरिता, कबीर और लिली एक साथ बैठे थे। तभी बाहर से कार्तिक आया। कार्तिक ने सभी का अभिवादन किया। लिली ने कार्तिक का सबसे परिचय कराया। आंटी जी, ये मेरा भाई है कार्तिक। माँ पापा ने इसे भेज दिया है। जी आंटी जी, माँ पापा शादी में नहीं आ पाएंगे, इसीलिए मैं आ गया हूँ। मुझे सब पसंद है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। माँ पापा की अनुपस्थिति में शादी कैसे हो सकती है? आंटी जी, अभी शादी में बहुत समय है, आप अभी से इतनी चिंता मत कीजिए। हाँ, तुम भी बेवजह की चिंता में समय बर्बाद कर रही हो। कार्तिक इतनी दूर से चलकर आया है, उसके लिए कुछ लेकर आओ। मैं भी कितनी पगला गई हूँ। कबीर की शादी के लिए इतना खुश हूँ कि कुछ याद ही नहीं है कि मेहमान नवाजी भी करनी है। मैं जा रही हूँ और अभी ला रही हूँ। हाँ हाँ, जल्दी जाइए, वरना कार्तिक भी क्या बोलेगा कि किसी ने मेरा ध्यान नहीं दिया। सरिता अंदर चली गई। कबीर जी, आप तो मुझसे मिले ही नहीं, आप तो मुझसे मिल लीजिए। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं जरूरी ईमेल चेक कर रहा था। कुछ दिन और चेक कर ले जो करना है, उसके बाद तेरी लाश को भी जंगली जानवर चेक करेंगे। मिस्टर कबीर, मैंने तेरे घर में एंट्री ले ली है। मैं अब तुझे इस दुनिया से बाहर भेजने के बाद ही यहाँ से जाऊंगा। कार्तिक जी, आप कब से खड़े हैं? बैठिए ना, अपना ही घर समझिए इसे। मैं जहाँ कदम रखता हूँ वो जगह मेरी हो जाती है, और जिस चीज पर हाथ रखता हूँ वो चीज मेरी हो जाती है। फिर तू क्या है? कार्तिक मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। सरिता ने भी अपनी मेहमान नवाजी की। कबीर के दोनों दुश्मन कार्तिक और लिली कबीर के घर में एंट्री ले चुके थे। लिली और कार्तिक अपनी अगली योजना बनाने में लगे थे। अगली सुबह आश्रम में काशवी सभी बच्चों से ईश्वर की प्रार्थना करा रही थी। तभी वहाँ दादी माँ आई। काशवी, आज तुम्हें भगवान जी के यहाँ जाना है ना? हाँ दादी माँ, अभी कुछ देर में वहाँ जा रही हूँ। भगवान जी ने तुम्हें वहाँ किस लिए बुलाया है? ऐसे कुछ नहीं बताया दादी माँ। कोई नहीं, अभी जाकर देख लेना कि क्या बात है। ठीक है दादी माँ। दादी माँ चली गई। काशवी बच्चों को योगा कराने लगी। आश्रम के सारे बच्चे हर काम में निपुण थे। काशवी उनका बहुत ध्यान रखती थी और उन्हें हर बात सिखाती थी। तभी बच्चे काशवी के साथ योगा कर रहे थे। बच्चों, मैं भी जा रही हूँ। तुम रोजाना की तरह अपनी पढ़ाई और बाकी काम करना। मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी। काशवी बच्चों से बोलकर भगवान जी के घर जाने के लिए निकल गई। कबीर घर से ऑफिस के लिए निकल रहा था, तभी उसको दरवाजे पर काशवी मिल गई। अरे काशवी, तुम कैसी हो? आओ। नहीं मिस्टर कबीर, मैं अंदर चली जाऊंगी। आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं ना, आप जाइए। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाना चाहता काशवी, लेकिन मैं किसी से कुछ कह भी नहीं पा रहा हूँ। आप लेट हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ। कबीर ऑफिस चला गया। काशवी घर के अंदर चली गई। घर के अंदर भगवंत और सरिता के साथ लिली और कार्तिक भी बैठे थे। जैसे ही काशवी अंदर जाकर सबसे मिलने लगी, लिली ने काशवी को पहचान लिया। ये तो वही लड़की है जिसकी वजह से आज कबीर जिंदा है, और मुझे उसे मारने के लिए इतनी रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है। ओह, आज ये खुद भी सामने आ गई। मेरा पहले से कम मूड खराब था क्या, जो अब ये भी आ गई? काशवी बेटा, आश्रम ठीक चल रहा है ना? जी अंकल जी, आश्रम ठीक चल रहा है। किसी चीज की कोई कमी तो नहीं है? नहीं, कबीर खुद से ज्यादा आश्रम का ध्यान रखते हैं और समय से पहले सब कुछ पहुंचा देते हैं। कबीर बहुत अच्छा है, वो किसी को दुख नहीं दे सकता। मैं बारंबार भगवान का धन्यवाद करता हूँ जो भगवान ने मुझे इतना अच्छा बेटा दिया है। अब भगवान ने लिली के रूप में इतनी अच्छी बहू भेज दी है। अब मैं कुछ काम की बात कर लेता हूँ। मैंने काम से काशवी को बुलाया था। काशवी, मैंने जब से आश्रम में तुम्हारी मेहनत देखी है, मैं तब से सोच रहा हूँ कि आश्रम में कंप्यूटर शिक्षा और शुरू करा देते हैं। आज के बदलते युग में इसकी बहुत जरूरत है। ये आपने बहुत अच्छा सोचा है। इसके लिए हमें शहर से टीचर बुलाने पड़ेंगे, लेकिन बच्चे तुम्हारे ज्यादा करीब हैं, इसलिए तुम ही उन्हें ज्यादा अच्छे से खेल खेल में सिखा सकती हो। लेकिन मुझे खुद कंप्यूटर नहीं आता है। मैं आश्रम में कंप्यूटर की लैब बनवा देता हूँ। तुम्हें कबीर सिखा देगा और फिर तुम बच्चों को सिखा देना। ठीक है। हाँ, तुमने बच्चों को दादी माँ की तरह ही काबिल बनाया है। अब कंप्यूटर सीख लेंगे तो अच्छा रहेगा। ये वही लड़की है जिस पर मेरे जहर का कोई असर नहीं हुआ। अब ये भी कबीर के आसपास रहेगी तो मुझे कबीर को मारना आसान नहीं होगा। कियारा को तो मैंने भगा दिया, अब काशवी की बारी है।
सबसे पहले इसको कबीर और उसके घर से दूर भेजना होगा, उसके बाद कुछ करना होगा। लिली ने कार्तिक को अपने पास बुलाया और उसे धीरे से कुछ समझाया। भगवंत जी और काशवी बात कर रहे थे कि तभी ऊपर चलता हुआ पंखा भगवंत जी के ऊपर गिर गया। भगवंत जी के सिर से खून निकला तो वहीं काशवी और सरिता की आंखों से आंसू बहने लगे। लिली और कार्तिक एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए। अंकल जी, जल्दी से हॉस्पिटल लेकर चलो। हाँ हाँ, लेकिन मुझे कार चलानी नहीं आती। कबीर को बुलाओ, कियारा को कॉल कर दो। कार्तिक, आप ही कार ड्राइव कर लीजिए। मैं इमरजेंसी में गाड़ी चलाते हुए कांपता हूँ, इसलिए मुझे रास्ते में एक्सीडेंट का खतरा है। ठीक है, मैं कियारा और कबीर को कॉल करती हूँ। काशवी ने सबसे पहले कियारा को कॉल की। काशवी ने कियारा को सारी बात बताई। कियारा जल्दी से अपनी कार लेकर आ गई। काशवी और सरिता ने भगवंत जी को कार में बिठाया और हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन लिली और कार्तिक ने उनकी कोई मदद नहीं की। भगवंत जी की हालत बहुत खराब थी। भगवंत जी का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, इसलिए उन्हें आईसीयू में एडमिट कराया गया। काशवी ने कबीर को कॉल की। कबीर भी हॉस्पिटल में पहुंच गया। माँ, ये सब कैसे हुआ और अब पापा कैसे हैं? सरिता रोने लगी। कबीर ने अपनी माँ को गले लगाया। माँ, आप रोना बंद कीजिए, पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये सब हुआ कैसे? सरिता ने कबीर को सारी बात बताई। कियारा सब समझ चुकी थी। ये जरूर उस लिली का किया हुआ है। लिली कहाँ है? वो दोनों घर पर ही हैं। कौन दोनों? कोई और भी आई है क्या? कोई लड़की नहीं आई है, बल्कि लिली का भाई कार्तिक आया है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल क्यों नहीं आए? वो हमारे मेहमान है, हमारे साथ उनको क्यों परेशान करना है? ठीक है, लेकिन पंखा अचानक से कैसे गिर सकता है? पंखा अचानक से ही गिरता है मैडम, वो पहले से बताता नहीं है कि मैं गिरने वाला हूँ। आप नीचे से हट जाओ। कबीर, तुम मुझसे इतना चिढ़ते क्यों हो? तुम बातें ऐसी करती हो और फिर तुम बोलती हो कि मैं चिढ़ता हूँ। मैंने ऐसी क्या बात कही है? तुम अपनी बात से क्या साबित करना चाहती हो? यही कि उसमें किसी की साजिश है। तुम अपना दिमाग कम चलाया करो। मेरे पापा का अंदर ट्रीटमेंट चल रहा है, मैं टेंशन में हूँ, इसलिए मुझे शांति में रहने दो। तुम ऐसे बनकर दिखा रही हो जैसे मुझे अंकल की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। सिर्फ तुमको ही उनकी परवाह है। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, पंखा नीचे कैसे गिरा मैं इसका पता लगा कर ही रहूंगी। तुम कुछ पता नहीं लगा पाओगी। मुझे आकर काशी या लिली का नाम ही बताओगी। मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरी इन दोनों से कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। ठीक है, अभी तुम यहाँ से जाओ, मैं पहले से ही बहुत परेशान हूँ। कियारा वहाँ से चली गई। लिली और कार्तिक कबीर के घर में अकेले थे। दोनों आपस में बात कर रहे थे। मैं यहाँ कबीर को मारने आई थी। मैं उसके माँ पापा को कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती थी, लेकिन भगवंत जी को चोट कैसे लगी मुझे ये समझ नहीं आ रहा। वो सब मेरा कमाल है। ये सब तुमने कैसे किया? यही मेरा कमाल है। तुम्हें भगवंत जी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। हमारा शिकार कबीर है। अब कबीर के घर में घुस गए, जल्द ही उसको शिकार भी बना लेंगे। कियारा दरवाजे के बाहर खड़ी होकर ये बात सुन रही थी। अच्छा, मेरा शक सही था। ये लिली और कार्तिक का काम था, लेकिन कबीर मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। मुझे अब इन दोनों पर नजर रखनी होगी और सारी सच्चाई कबीर के सामने लानी होगी। अब मुझे तुरंत हॉस्पिटल जाना होगा। कियारा वापस हॉस्पिटल चली गई। भगवंत जी को हॉस्पिटल में एडमिट हुए रात हो चुकी थी। भगवंत जी का पूरा परिवार हॉस्पिटल में ही था। माँ, आप और काशवी घर चले जाओ। बेटा, तुम यहाँ अकेले रह जाओगे, इसलिए हम दोनों भी यहीं रुक जाते हैं। आप दोनों सुबह आ जाना, अभी यहाँ रुककर कोई फायदा नहीं है। ठीक है, हम जा रहे हैं। सरिता और काशवी वापस घर चले गए। कबीर हॉस्पिटल में अकेला था। वो आईसीयू के बाहर कुर्सी पर बैठ गया। तभी हॉस्पिटल में लिली और कार्तिक आए। उनके पीछे कियारा भी छुप छुप कर आ रही थी। तुम आसपास कहीं छुप जाओ, मैं अकेले ही उसे खत्म करके आ जाऊंगी। क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए? मैं एक जहरीली नागिन हूँ, उससे मैं अकेली ही निपट लूंगी। कियारा हमारा पीछा कर रही है, इसलिए उसका ध्यान भटकाना है। अब आगे क्या करना है शायद तुमको समझ आ ही गया होगा। मैं सब समझ गया हूँ। लिली आईसीयू की तरफ जा रही थी। कार्तिक दूसरी तरफ मुड़ गया। ये दोनों अलग अलग दिशा में जा रही हैं। मुझे किस ओर जाना चाहिए? लिली बहुत तेज है, इसलिए मुझे लिली के पीछे जाना चाहिए। जरूर ये लिली की कोई चाल है। कार्तिक आगे चला गया। कार्तिक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कियारा ने लिली के पीछे जाने की कोशिश की, लेकिन कियारा को लिली कहीं भी दिखाई नहीं दी। मुझे लिली कहीं भी दिखाई क्यों नहीं दे रही? कियारा आईसीयू के बाहर पहुंच गई, जहां कबीर कुर्सी पर बैठा सो रहा था। तभी कियारा की नजर कुर्सी के नीचे गई, जहां नीली नागिन थी। नीली नागिन ने कबीर के पैर में डसने के लिए जैसे ही जीभ बाहर निकाली, कियारा बहुत तेज चीखी, कबीर! कबीर की आंख खुल गई। वो जल्दी से कुर्सी से उठ गया। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों चीख रही हो? कबीर, नीचे देखो। कबीर ने नीचे देखा। नीली नागिन वापस जाने लगी। कियारा दौड़कर कबीर के गले लग गई। ये नीली नागिन यहाँ भी आ गई? तुम इससे पहले से जानते हो? हाँ, ये एक बार पहले भी मुझे काट चुकी है। उस दिन काशी ने मुझे बचा लिया था और आज तुमने बचा लिया। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि ये नागिन बार बार तुम पर अटैक क्यों कर रही है? ये हॉस्पिटल तक भी पहुंच गई। हाँ, लेकिन हो सकता है कि अलग अलग नागिन हो।
नीली नागिन? मैंने पहली बार आज नीली नागिन देखी है। लेकिन ये सांप भी हो सकता है। ये नागिन ही है, क्योंकि मैंने कई कहानियों में सुना है। तुमने कहानियों में क्या सुना है? नागिन का अटैक करने का तरीका और इसका तरीका एक जैसा है, इसलिए सांप नहीं नागिन है। अब जो भी हो, इससे 2 बार बच चुका हूँ मैं। ये दोबारा भी आएगी। मुझे सांपों से डर लगता है, अब तुम मुझे मत डराओ। नागिन वापस जरूर आती है, और नागिन का तुम पर 2 बार अटैक करना कोई संयोग नहीं, ये सोची समझी साजिश है। यार, अब सांप भी सोचने लगेंगे तो हम मनुष्यों का क्या होगा? अगला फिजिक्स का नियम वहीं से निकलेगा। तुम सारी बात मजाक में क्यों ले रहे हो? तुम बात भी तो मजाक वाली ही कर रही हो ना। कबीर, एक नागिन का 2 बार अलग अलग जगह तुम पर अटैक करना कोई संयोग नहीं, ये इच्छाधारी नागिन भी हो सकती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है, लेकिन तुम इस बारे में माँ और काशी को कुछ मत बताना। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अब तुम्हें अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि ये तीसरी बार भी आएगी। कियारा, हाँ? तुम कुछ दिन तक मेरे साथ रह सकती हो, क्योंकि मुझे सांपों से डर लगता है। ठीक है, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुम ही मुझसे लड़ाई करते हो। अरे, लड़ाई तुम करती हो। अच्छा चलो ठीक है, अब आगे से नहीं लड़ेंगे। कबीर और कियारा आईसीयू के बाहर बैठ गए। नीली नागिन बाहर हॉस्पिटल के बाहर जाकर मानो धूप में आ गई। कार्तिक भी बाहर आ गया। काम हुआ? नहीं हुआ। उस दिन काशवी आ गई थी और आज वो कियारा आ गई। कबीर बार बार बच जाता है। तुम बहुत शक्तिशाली बनकर मुझे यहाँ छोड़ कर गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं कर पाई। ठीक है, तुम जाकर कबीर को खत्म कर दो। मैं तो जब चाहे तब उसे मार सकता हूँ, लेकिन पहले तुम्हारी शक्ति देखना चाहता हूँ। मेरे जहर के बाद तुम पानी भी नहीं मांग पाओगे। तुम एक मामूली से लड़के को नहीं मार पा रही हो, मुझे क्या मारोगी? मैं सिर्फ अपने दुश्मनों के अलावा किसी को नहीं मार सकती, इसलिए कबीर अपने दोस्तों की वजह से बच जाता है, और तुम भी बच जा रहे हो। लेकिन जिस दिन कबीर अकेला मिल गया, उस दिन उसे शमशान पहुंचा दूंगी। तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। 2 बार कबीर तुम्हारे पास आया और दोनों बार तुमने उसे बचा दिया। अगली बार नहीं बचेगा। चलो अब घर चलते हैं। लिली और कार्तिक वापस कबीर के घर चले गए। अगली सुबह सरिता काशवी हॉस्पिटल जाने की तैयारी करते हैं। लिली भी अपने कमरे से बाहर निकल आती है। आंटी जी, आप लोग कहीं जा रहे हो क्या? मैं और काशवी हॉस्पिटल जा रहे हैं। मुझे भी अंकल जी से मिलना है। हाँ ठीक है, तुम भी चलो। कार्तिक भी मेरे साथ चलेगा। हाँ, उसे भी बुला लो। कार्तिक भी बाहर आ गया। कहाँ जा रहे हो और किसको बुलाने की बात चल रही है? जहाँ लेकर जा रहे हैं वहाँ चलो। सभी लोग कार में बैठकर हॉस्पिटल चले गए। कबीर, काशवी और कियारा ने सरिता जी के साथ मिलकर भगवंत जी का बहुत ध्यान रखा। 3 दिन बाद भगवंत जी ठीक होकर हॉस्पिटल से घर आ गए। भगवंत जी का ठीक होकर घर आ जाना कार्तिक और लिली को पसंद नहीं आया। दोनों ही इस बात से बहुत क्रोधित थे। घर के सभी लोग बैठकर नाश्ता कर रहे थे, तभी कार्तिक वहाँ से उठकर बाहर चला गया। ये कार्तिक ज्यादा ड्रामे दिखा रहा है। लिली कार्तिक के पास गई। कार्तिक, तुम ज्यादा ड्रामे नहीं दिखा रहे हो? हाँ, सारी गलती मेरी ही है। मुझे तुम पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। आज कबीर का अंत हो जाएगा। तुमसे ज्यादा मुझे कबीर को मारने की जल्दी है। मैं कुछ नहीं जानता, जो भी हो मुझे आज कबीर की मौत देखनी है। तभी कबीर फोन पर बात करते हुए बाहर आया और दूर जाकर बात करने लगा। तुम्हारे पास अभी भी मौका है। कबीर वहाँ अकेला खड़ा है, तुम अभी भी अपना काम कर सकती हो। हाँ, मैं समझ गई। लिली नागिन बनकर कबीर की तरफ जाने लगी। घर से बाहर आती कियारा ने यह सब देख लिया। लिली ही नीली नागिन है? कहानी जारी रहेगी। लिली ही नीली नागिन है? ओह अच्छा, मुझे अब समझ आया कि ये सारी घटनाएं लिली की वजह से हुई हैं। जब तक कियारा ये सब मन में सोच रही थी, तब तक लिली एक बार फिर से कबीर पर अटैक करने के लिए तैयार हो गई। कियारा दौड़ते हुए कबीर के पास गई और उसने कबीर को धक्का दे दिया। कबीर ने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक नीली नागिन थी। नीली नागिन मेरे पीछे यहाँ भी आ गई? हाँ, मेरा शक सही था। नागिन वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। कबीर और कियारा दोनों उसको जाते हुए देख रहे थे। कबीर बहुत ज्यादा डर गया। कियारा, मुझे इस नागिन से बचा लो। ये बार बार क्यों आ रही है? कुछ नहीं होगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। इस नागिन को मेरा एड्रेस कहाँ से मिलता है? ये बार बार मुझ तक कहाँ से पहुँच जाती है? मैं इसका सच जान चुकी हूँ। हाँ, मुझे बताओ ना, क्या है इसका सच? आखिर कौन है ये और मेरे पीछे क्यों आ रही है? मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं तुम्हें सारा प्रूफ करके दिखा दूंगी। मुझे अकेला मत छोड़ो, मेरे मम्मी पापा को अकेला मत छोड़ो। मुझे सबकी बहुत चिंता हो रही है। कबीर, खुद को संभालो। वो सिर्फ एक नागिन है, उससे इतना डरने की जरूरत नहीं है। तुम उसके बारे में क्या जानती हो? मुझे सब सच जानना है। छोड़ो कबीर, हमें अभी किसी सपेरे के पास जाना चाहिए। क्या नीली नागिन को सपेरा पकड़ पाएगा? सपेरे सभी सांप को पकड़ सकते हैं। ठीक है, जल्दी से किसी सपेरे को बुलाते हैं। लेकिन इस बात का तुम शोर मत मचाना। मैं अपना मुंह बंद करके बैठा हूँ। तुमको जो करना है तुम वो करो, लेकिन इस नीली नागिन से मेरे परिवार को बचा लो। हाँ कबीर, तुम फिक्र मत करो। मैं तब तक काशी को बुला लेता हूँ।
मैं यहाँ हूँ फिर भी काशवी को यहाँ बुलाना चाहता है। कबीर कभी नहीं सुधरेगा, लेकिन मुझे इसकी मदद करनी है। कबीर ने काशवी को कॉल की। काशवी ने फोन उठाया। हाँ कबीर बोलो। काशवी, मैं और मेरा परिवार एक प्रॉब्लम में है। क्या हुआ कबीर, सब ठीक तो है? मैं अभी आ रही हूँ। काशवी, तुम इस मुश्किल समय में मेरे साथ रहो, मैं भी ये चाहता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ साथ तुमको खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। कबीर पहले तुम ये बताओ कि बात क्या हुई है। काशवी, वो नीली नागिन वापस आ गई है। क्या वो नीली नागिन तुम्हारे पीछे आ गई है? हाँ, वो मुझ पर 3 बार अटैक कर चुकी है। ओह, ये सब तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ। नहीं काशवी, तुम यहाँ मत आओ। आज मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं आ रही हूँ। ठीक है काशवी, तुम आ जाओ। फोन कट गया। कबीर चिंता में खड़ा हो गया। तभी कियारा। क्या हुआ कबीर? मैंने काशवी को फोन किया था, अब वो भी आ रही है। कोई बात नहीं, उसे भी आने दो। हमारे साथ उसकी जान को भी खतरा होगा। वो नागिन इतनी ज्यादा भी शक्तिशाली नहीं है, उसके पास ज्यादा शक्तियाँ नहीं है। तो उसको मेरा पता कैसे चल जाता है? मैं जहाँ भी जाता हूँ वो वहाँ कैसे आ जाती है? आज के समय में इच्छाधारी नागिन पाई जाती हैं, और ये भी इच्छाधारी नागिन है। दोनों बात कर रही थी, तभी वहाँ तांत्रिक जैसा दिखने वाला सपीरा भी आ जाता है। मुझे यहाँ से फोन किया गया था क्या? मैंने ही आपको फोन करके बुलाया था। कहाँ है नागिन? ये मेरा फ्रेंड कबीर है। इसके आसपास नागिन घूम रही है और 3 बार अटैक कर चुकी है। अब मैं आ गया हूँ, अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं उस नागिन के साथ साथ उसके पूरे परिवार को पकड़ लूंगा, क्योंकि मेरा नाम कालरिक है। मुझसे अच्छे अच्छे कांपते हैं। ये तो एक मामूली सी नागिन है, इसको तो मैं देख लूंगा। हाँ, लेकिन हम आपको अपनी फैमिली को दिखाना नहीं चाहते। हाँ कालरिक जी, मैं इस नागिन के बारे में अपनी फैमिली को बताना नहीं चाहता हूँ। हमारी फैमिली वाले इस नागिन को बहुत सीरियस ले जाएंगे और उनकी हेल्थ इश्यू हो सकता है। हाँ, मैं तुम्हारी बात समझ गया, लेकिन मुझे तुम्हारे आसपास रहना होगा, तभी वो नागिन मेरे जाल में फंस पाएगी। ठीक है, आप हमारे घर के बाहर रहना और हम जहाँ भी जाएं हमारे साथ चलना। इस नागिन से मैं भी मिलना चाहता हूँ। आपको जितने भी पैसे चाहिए हम आपको उतने पैसे दे देंगे। मुझे पैसे नहीं, नीली नागिन चाहिए। अब मेरा लक्ष्य नीली नागिन को पकड़ना है। हमारा लक्ष्य एक है, नीली नागिन को पकड़ना। अब बहुत आसान है। कालरिक आसपास नागिन को खोजने लगा। कबीर और कियारा घर के अंदर चले गए। कार्तिक ये सब छुपकर देख रहा था। मुझे सारी खबर लिली को देनी होगी। लिली की बेवकूफी की वजह से जान के दुश्मन आ गए हैं। लिली को कितनी बार मौका मिला है, लेकिन वो अपनी बेवकूफी की वजह से हर बार दुश्मन को छोड़ देती है। लेकिन लिली नागिन बनकर घर के बाहर घूम रही थी। अब मुझे सबसे पहले दुश्मन के दोस्त को मारना पड़ेगा, तभी दुश्मन को मारा जा सकता है, वरना ये लड़कियां बार बार कबीर को बचाती रहेंगी। अब सबसे पहले कियारा और काशवी को मारना पड़ेगा। अभी घर में जाना ठीक नहीं है। लिली घर के बाहर ही बैठ गई। कबीर अपने परिवार के साथ खाना खाने के लिए बैठा था। तभी वहाँ कार्तिक आ गया। अरे कार्तिक, आज आप दोनों सुबह से कहाँ गायब हो? मैं आसपास घूम रहा था। लिली कहाँ है? आज उसे लंच नहीं करना क्या? हाँ, पता नहीं कहाँ है लिली। अजीब आदमी हो यार, तुम्हें ये भी नहीं पता कि तुम्हारी बहन सुबह से कहाँ है? उसे खाना खाना भी है या नहीं? मैं अपने ऑफिस का कोई काम कर रहा था। लिली को फोन कर दो बेटा। लिली के पास फोन नहीं है। कितनी सीधी लड़की है, आज के समय में भी फोन नहीं रखती है। तभी बाहर से काशवी आ गई। काशवी घबराती हुई आई थी। उसने आकर सबसे पहले कबीर को गले लगाया। ये देखकर सभी हैरान हो गए। कबीर, सब ठीक है? तुम ठीक हो? हाँ काशवी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमको इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक है। काशवी, क्या हुआ बेटा? तुम इतना क्यों डर रही हो? कुछ बात हुई है क्या? नहीं पापा जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर काशवी ने तुम्हें इतना डरते हुए क्यों गले लगाया है? माँ, काशवी ने कोई बुरा सपना देखा है, इसीलिए इतना डर गई है। कबीर ने अपने माँ पापा को झूठी कहानी बनाकर सुना दी और वो दोनों मान गए। लेकिन कियारा को मनाना आसान नहीं था। कियारा अब तक गुस्से में बैठी थी। काशवी ने सभी को प्रणाम किया और कियारा से बात करने की कोशिश की। काशवी, तुम मेरे साथ बाहर चलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ ठीक है। कियारा और काशवी घर से बाहर चले गए। घास में नागिन छुपकर लेटी हुई थी। हाँ, अब बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? सबसे पहले मैं तुमको बताना चाहती हूँ कि घर में किसी को नागिन के बारे में पता नहीं है और हमने एक तांत्रिक को उसे पकड़ने के लिए बुलाया है। ओह सॉरी, मैं आगे से ध्यान रखूंगी कि किसी को इसके बारे में पता ना चले। हाँ, और दूसरी बात यह है कि तुम्हें कबीर से दूर रहना है। जिस तरह तुमने आज कबीर को गले लगाया, मैं ऐसे किसी को भी कबीर के साथ नहीं देख सकती हूँ। आगे से ये भी याद रखना। कियारा और काशवी चुपचाप अंदर चले गए। नागिन मानव रूप में आ गई और लिली बन गई। खुद को पकड़ने के लिए एक मामूली से सपेरे का इंतजाम कर गया है।
कबीर को मारना है तो पहले इन दोनों लड़कियों को कबीर से अलग करना होगा और इनमें फूट डालना ज्यादा आसान है क्योंकि पहले से ही कबीर के लिए लड़ती रहती हैं। लिली को काशवी और कियारा की कमजोरी पता चल गई। लिली घर के अंदर चली गई। अगर मैंने सबको बता दिया कि लिली ही नागिन है तो बात बिगड़ सकती है, इसलिए चुप रहकर लिली पर नजर रखना ठीक है। सभी ने मिलकर एक साथ खाना खाया, लेकिन कियारा का पूरा ध्यान लिली पर था। कियारा ने सपेरे कालरिक को चुपचाप कॉल कर दी। बाहर से दरवाजे पर कालरिक आ गया। ये देख कबीर को गुस्सा आ गया। तुम पागल हो क्या? यहाँ तक क्यों आ गए? हमने तुमसे कहा तो था कि तुमको जो भी दान करना होगा बाहर आकर ही कर देंगे। कालरिक और कियारा ने एक दूसरे की तरफ देखा। साहब, मेरे यहाँ एक सांप आ गया है, मैं उसको ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचा हूँ। तुम इतने लापरवाह हो कि सांप को किसी के घर में भी छोड़ दिया। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसके दांत तोड़े हुए हैं, मैं यहीं ढूंढ लेता हूँ। माँ, मुझे आपको कुछ बताना था। हाँ, पहले सपेरे को सांप ढूंढने दो। मैं अब ज्यादा समय इंतजार नहीं कर सकता हूँ, मुझे काशवी से शादी करनी है। इतना सुनने के बाद सभी हैरानी से कबीर और काशवी को देखने लगे। सॉरी काशवी, मैंने तुम्हारी परमिशन के बिना ये फैसला ले लिया, लेकिन मैं तुम्हें सच में प्यार करता हूँ। कबीर का यह फैसला सुनकर भगवान जी और सरिता जी बिना कुछ बोले सोफे पर जाकर बैठ गए। माँ पापा, मैं जानता हूँ कि आपको बुरा लग रहा होगा, लेकिन लिली के साथ बात आगे ज्यादा बढ़े इसलिए आपको पहले बता दिया। तभी पीछे से कालरिक चिल्लाया, मिल गया सांप, मिल गया सांप। कहाँ है सांप? सांप नहीं, नागिन है और मेरे सामने खड़ी है। आप पागल हो गए हो क्या? जो भी बोले जा रहे हो, मैं आपको नागिन दिख रही हूँ क्या? कालरिक ने कुछ मंत्र पढ़े जिनका असर लिली पर नहीं हुआ, लेकिन क्रोध के कारण लिली नागिन बन गई, जिसके बाद सभी के होश उड़ गए। हे भगवान, अब क्या क्या देखने को मिलेगा? मैंने अपने घर में एक नागिन को रखा हुआ था। लिली नागिन है? हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। हमने एक नागिन को घर में रखा हुआ था। जिस नागिन से मैं अपने परिवार को बचाना चाहता था वो हमारे साथ रह रही थी। कबीर और उसके माँ बाबा को बहुत गहरा सदमा लगा। वो चुपचाप बैठ गए। तीनों बहुत डरे हुए थे। किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है, इसको मैं संभाल लूंगा। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? मैं इंसान हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं सांप नहीं हूँ। तुम यहाँ से कहीं नहीं जा पाओगे, पहले तुमको सच बताना होगा। मैं लिली का भाई नहीं हूँ, मैं इसकी बातों में आ गया था और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कार्तिक मौका पाकर वहाँ से भाग गया। कियारा भी उसके पीछे दौड़ी, लेकिन कालरिक ने रोक लिया। रुको कियारा, कार्तिक सच बोल रहा था, वो सांप नहीं है। फिर वो लिली के साथ यहाँ क्यों आया? वो कबीर का कोई दुश्मन हो सकता है जो लिली के साथ यहाँ आया हो। तीनों को बात करते देख लिली नागिन के मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। नागिन चुपचाप दरवाजे से जाने लगी। नागिन को देखकर कालरिक ने मंत्रों से नागिन को रोका। लिली, आगे मत बढ़ना, वरना अब तुम जलकर भस्म हो जाओगी। नागिन रुक गई। अब तुम मेरी कैद में रहोगी, आज से तुम मेरी गुलाम हो। मुझे तुमसे नागमणि चाहिए। मैं जानता हूँ कि तुम नीली नागिन हो और तुम्हारे पास 7 नागमणि हैं। कालरिक जी, इसका जो भी करना है जल्दी कीजिए और हमें इस आफत से मुक्ति दिलवाइए। जैसे ही कालरिक ने नागिन को हाथों में पकड़ने की कोशिश की, नागिन ने अपनी जीभ बाहर निकाली और कालरिक के हाथ पर आंख फेंक दी। कालरिक का हाथ जलने लगा। कालरिक पीछे हट गया। नागिन वहां से चली गई। कालरिक जी, आप खुद को इतनी तारीफ करते हैं और अब एक नागिन भी नहीं रुकी। नागिन कहीं भागी नहीं है, वो अभी मेरे कब्जे में है। मुझे उस जहरीली नीली नागिन की मौत देखनी है। उसने मेरे कबीर को मारने की कोशिश की। मैं नीली नागिन की मौत देखना चाहती हूँ। मैं नागिन से ज्यादा ताकतवर हूँ, लेकिन अभी उसे मौका मिल गया, इसलिए बचकर निकल गई। मैं तुमको एक चीज बता देना चाहती हूँ। मुझे जितनी नफरत कबीर के दुश्मनों से है, उतनी नफरत मैं कबीर के दोस्तों से भी करती हूँ। इसलिए उसके दोस्त भी याद रखे और उसके करीब आने की ज्यादा कोशिश ना करे। कियारा ने ये बात काशवी की तरफ देखकर कही। काशवी कुछ नहीं बोली और कबीर के पास गई, लेकिन कियारा भी पीछे जाकर खड़ी हो गई। कबीर, नागिन जा चुकी है, अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। वो वापस आएगी। नागिन को भी डर लगता है, अब वो वापस नहीं आएगी। मेरे माँ पापा सुरक्षित रहने चाहिए। कबीर, अब वो जा चुकी है, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। काशवी और कबीर आपस में बात कर रहे थे, लेकिन कियारा को बहुत जलन हो रही थी, इसलिए वो खुद से बात कर रही थी। मैं सबको वार्निंग दे चुकी हूँ, अगर कोई मेरी बात नहीं मानता तो मैं उसका जो हाल करूंगी उसका जिम्मेदार वो खुद होगा। कियारा, अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? यहाँ इतनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम्हारी दुश्मनी खत्म नहीं हो रही है। नागिन अब घर से जा चुकी है, अब तुम्हें मेरी कोई जरूरत नहीं है। कियारा, मैं उस नागिन से इतना परेशान नहीं था कि जितना तुमसे परेशान हो गया हूँ। मुझे अपने परिवार की चिंता है। तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? हाँ, मैं स्वार्थी हूँ। हाँ, अब तुम शादी फिक्स कर चुके हो, फिर बाकी किसी की तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है।
अभी नागिन का केस सॉल्व हुआ नहीं है और तुम्हारा दिमाग चलता रहता है। सरिता और भगवंत जी चुपचाप बैठे थे, लेकिन शादी की बात सुनकर सरिता बोल पड़ी। कियारा कुछ भी गलत नहीं कह रही है। कबीर की शादी काशवी से नहीं हो सकती। माँ, ये आप? मैं सच कह रही हूँ। मैं काशवी को पसंद करता हूँ। तू अभी बच्चा है, तू अभी फैसले लेने लायक नहीं है। मैं इतना बड़ा बिजनेस संभाल रहा हूँ, मैं खुद वहाँ के सारे फैसले लेता हूँ। बिजनेस और शादी में अंतर है। लिली को आपने पसंद किया था, लेकिन वो एक नागिन निकली। अब आप बताइए कि आपने कैसे फैसला ले लिया? अब तुम ज्यादा बड़े हो गए हो। नहीं माँ, मैं आपसे छोटा रहूंगा, लेकिन बड़े भी कई बार गलत फैसले ले सकते हैं। शादी करने से पहले खानदान भी देखा जाता है, ऐसी शादी नहीं की जाती। ये सब पुरानी बातें हैं। मैं अपना फैसला सुना चुकी हूँ। काशवी इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी। मैं आपके फैसले की कदर करता हूँ, लेकिन मुझे कोई एक वजह बता दीजिए जो मैं काशवी से शादी नहीं कर सकता। मेरे पास एक नहीं, इसकी कई वजह हैं। आप सिर्फ एक बता दीजिए। काशवी अनाथ है, काशवी गरीब है, और मैं अपने घर की बहू किसी गरीब और अनाथ को नहीं बनाऊंगी। माँ, आज आप और कियारा में कोई फर्क नहीं रह गया है। सच कहने वाले बुरे लगते हैं। जो बात सच है वो सच है। कियारा, तुम एक सच और जान लो, वो सच जिसे मेरी माँ भूल गई है। लेकिन मुझे मेरी औकात याद है, मुझे अपना अतीत याद है। मुझे सब याद है, और तुम्हारा अतीत तुम्हारा भविष्य नहीं है। तुम्हारा वक्त बदल चुका है। वक्त बदल गया है, लेकिन मैं अपना अतीत नहीं भूल सकता। मैं भी पहले अनाथ और गरीब था। अगर काशवी को भी कोई पालने वाले मिल जाते तो आज काशवी को इतना सुनना नहीं पड़ता। तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। अब तो मुझसे भी नफरत करना। काश कुछ लोगों को इंसानों से प्यार होता, उनके स्टैंडर्ड से नहीं। मैं विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। इस बारे में माँ तुम्हें ज्यादा अच्छे से बता पाएगी। मैं बहुत देर से तुम्हें सुन रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सच बताता हूँ। आज से 25 साल पहले भगवंत जी और सरिता जी को शादी के कई वर्षों बाद भी कोई संतान नहीं हुई। एक दिन सरिता जी बहुत उदास बैठी थी। भगवंत जी बाहर आए। आज तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? सब ठीक है ना? हमारे पास इतना धन है, लेकिन कोई संतान नहीं। सब ईश्वर की माया है। मुझे सब ताने देकर जाते हैं। ये समाज है, यहाँ किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। हम अकेले किस किस से लड़ेंगे? हमें कोई बच्चा गोद ले लेना चाहिए। हाँ, ये भी सही है। हमें बच्चा मिल जाएगा और किसी बच्चे को माँ बाप मिल जाएंगे। हाँ, हम आज ही दादी माँ के आश्रम में चलते हैं। भगवंत और सरिता दादी माँ के आश्रम में चले गए और वहाँ से एक छोटे बच्चे को ले आए जिसका नाम कबीर था। कबीर का दिल कुछ रहा हो, लेकिन हमने कबीर को कभी ये महसूस नहीं होने दिया, और शायद ये सरिता को भी नहीं भूलना चाहिए था। काशवी बेटा, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम दोनों की शादी से कोई परेशानी नहीं है। अब तुम मुझसे नफरत कर सकती हो, क्योंकि मेरे पापा भी सच बता चुके हैं। अभी मैं किसी से कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। कियारा घर से बाहर चली गई। कियारा ने अपनी कार स्टार्ट की और जाने लगी। काशवी भी आश्रम के लिए निकल गई। कियारा बहुत परेशान मन से कार चला रही थी। नीली नागिन कियारा की कार में आराम से लेटी हुई थी। काशवी आश्रम गई है। मुझे काशवी से पहले आश्रम जाना होगा और अब इससे बदला लेना बनता है। आज इसकी वजह से इतनी बेइज्जत हुई हूँ। कियारा आश्रम पहुंच गई और गेट के बाहर कार खड़ी करके बैठ गई। ये पैदल पैदल आ रही होगी और ना जाने अभी आने में कितना वक्त लगाएगी। काशवी नहीं आई, लेकिन नीली नागिन कियारा के गले तक पहुंच गई और कियारा के गले से लिपट गई। बचाओ, बचाओ, मुझे कोई बचाओ। लेकिन वहां उसे कोई भी बचाने वाला नहीं था। नागिन ने अपनी पकड़ मजबूत कर दी। कियारा का गला घुटने लगा। उसको सांस लेने में परेशानी होने लगी। कियारा ने हाथ से नागिन को हटाने की कोशिश की, लेकिन नागिन ने उसे नहीं छोड़ा। कियारा को सांस नहीं आ रहा था। तभी पीछे से दौड़ते हुए काशवी आई। काशवी ने नागिन को दोनों हाथों से पकड़कर खींचा। नागिन ने कियारा को डस लिया। काशवी ने जैसे तैसे कियारा को नागिन से छुड़ाया और नागिन को दूर फेंक दिया। काशवी ने दौड़कर कियारा को संभाला और कार से बाहर निकालकर आश्रम ले गई। उसने सभी को बुलाया। दादी माँ सांपों का इलाज जानती थी। दादी माँ, ये कियारा मेरी फ्रेंड है, इसे बचा लीजिए। मेरे कमरे से औषधियों का डब्बा लेकर आओ। काशवी दौड़कर गई और दवाइयों का डिब्बा लेकर आ गई। कियारा के चारों तरफ भीड़ लगी हुई थी। दादी माँ कियारा का इलाज कर रही थी। उन्होंने नागिन के दांतों के निशान पर एक लेप लगाया और औषधि का रस कियारा को पिलाया। नागिन आश्रम के अंदर आ गई थी। वो यह सब होते हुए देख रही थी। कुछ देर में कियारा को होश आ जाएगा। अब ये खतरे से बाहर है। दादी की ये बात सुनकर नागिन क्रोधित हो गई और मानव रूप में आकर लिली बन गई। कब तक, आखिर कब तक मुझसे बच पाओगे? दादी माँ, बच्चे और बाकी लोग लिली को हैरानी से देखने लगे। मैं तुम्हें एक एक करके मारूंगी, क्योंकि अब दुश्मन के दोस्त मेरे दुश्मन है।
कबीर से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? कबीर का यह दूसरा जन्म है। पिछले जन्म में वो मेरा नाक था। कबीर ने मुझे धोखा दिया था। मैं उसका बदला लेने आई हूँ। लिली की आवाज कियारा के कानों में जा रही थी। कियारा ने भी आंखें खोल ली और बाकी सब भी आश्चर्यचकित हो गए। तुम सब मिलकर भी कबीर को नहीं बचा पाओगे, क्योंकि मैं अब कबीर को बचाने वाले को भी मार दूंगी। तुम कबीर का कुछ नहीं कर पाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम कबीर के बारे में कुछ भी मनगढ़ंत कहानी सुनाओगे और हम मान लेंगे? ये कहानी नहीं, यही सच्चाई है। कोई नागिन आकर कुछ भी कहेगी और हम मान लेंगे? इतना पागल समझा है क्या? हाँ, मैं झूठ बोल रही हूँ। मैं बहुत झूठी हूँ। मैं पिछले 25 साल से झूठ बोलती आ रही हूँ। मैं इस झूठ के लिए ही दर दर भटक रही हूँ। तुम कहना क्या चाहती हो? कहाँ घूम रही हो? हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तुमसे हाथ जोड़कर कह रही हूँ कि हमारा पीछा छोड़ो और हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चली जाओ। कबीर मुझे इतने इंतजार के बाद मिला है। मैं कबीर के साथ ही यहाँ से वापस जाऊंगी। मैं अकेले आई हूँ, लेकिन कबीर के साथ यहाँ से वापस जाऊंगी। तुम कबीर को मारना चाहती हो, फिर कबीर के साथ वापस कैसे जा सकती हो? कबीर को इस जन्म से मुक्ति मिलेगी। वो सिर्फ तुम्हारे लिए मरेगा, मेरे लिए वो हमेशा जिंदा रहेगा। शायद सांपों को भी मेंटल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। ये नागिन खुद पागल हो गई है या हमें पागल समझ रही है। मैं जा रही हूँ, लेकिन मैं कबीर को जरूर लेकर जाऊंगी। लिली गुस्से में वहां से चली गई। दादी माँ ने कियारा को फिर से दवाई खिलाई। कियारा, अब कैसा महसूस कर रही हो? काशवी, मुझे माफ कर दो। अब हम दोनों को एक होकर कबीर की जान बचानी है। हाँ, ये नागिन बहुत ज्यादा जहरीली है। इसका कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना हम कबीर को खो देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब सबको संभल कर रहने की जरूरत है। हमें सबसे पहले कालरिक से मिलना पड़ेगा। कालरिक एक मामूली सपेरा है। हमें किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए। कालरिक सिर्फ सपेरा नहीं। चलो जल्दी से चलते हैं। ये कौन है और आजकल ये सब क्या चल रहा है? आश्रम में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर नागिन वापस आश्रम में आ गई तो क्या होगा? इस सब का इंतजाम आज कर देंगी। दादी माँ, आप ज्यादा चिंता मत कीजिए, सिर्फ बच्चों पर नजर बनाकर रखिए। काशवी और कियारा ने दादी माँ को नागिन की पूरी कहानी बता दी और फिर वापस अपनी कार से कबीर के पास जाने के लिए निकल गए। काशवी और कियारा दोनों कबीर के घर पहुँच गई। कालरिक भी कबीर के पास बैठा था। तुम दोनों कहाँ चले गए थे? अब बिना देर किए हुए मेरे साथ खंडर में चलो। लेकिन क्यों? अब आप ज्यादा सवाल जवाब मत कीजिए। आप सब एक बार खंडर में चलिए, वहाँ जाकर आपको सब समझ आ जाएगा। कालरिक के कहने से भगवंत जी और सरिता जी के घर कबीर और काशवी गाड़ी में बैठ गए। कियारा ने कार स्टार्ट की और सभी खंडर के लिए निकल गए। कुछ समय में सभी खंडर पहुँचे। खंडर में अजीब सी आवाजें आ रही थी। वहाँ बहुत तेज हवा चल रही थी। अंधेरी रात में डरावनी आवाजों ने कबीर और उसकी मम्मी पापा को बुरी तरह से डरा दिया। डरिए मत, अंदर चलिए। जैसे ही सभी ने कालरिक के साथ आगे कदम बढ़ाया, तभी उनके ऊपर कुछ खून की बूंदें आकर गिरी। सभी के चेहरे उदास हो गए। मैं कह रहा हूँ ना कि तुम्हें उदास होने की कोई जरूरत नहीं है। खंडर सच्ची तो वो नागिन थी। खंडर से कम डरावनी थी। शायद आज हम वापस नहीं जा पाएंगे। तुम इतना मत घबराओ, सब ठीक हो जाएगा। ऐसी चिंता वाली कोई बात नहीं है। मेरे साथ अंदर चलिए। कालरिक के कहने से एक बार फिर सभी ने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे और सन्नाटे ने सभी के कदम रोक दिए। वहाँ किसी महिला के हंसने की आवाज आने लगी। अब ये कौन है? मुझे कालरिक पर शक हो रहा है। आप चुप होकर अंदर चलिए। मैं अंदर नहीं जाऊंगा। ठीक है, जाओ, बाहर जाओ। कबीर की वापस जाने की हिम्मत नहीं हुई, इसलिए वो चुपचाप खड़ा हो गया। कालरिक आगे आगे चलने लगा। बाकी सब उसके पीछे चल रहे थे। खंडर के अंदर एक कुंड के चारों ओर कालरिक ने सबको बिठा दिया। उस कुंड में आग चल रही थी। कालरिक जी, आप हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैं कोई मामूली सपेरा नहीं हूँ। मैं एक तांत्रिक हूँ और मैं इस नागिन की तलाश में था। ये सब आप पहले बता चुके हैं। अब ये बताइए कि आप यहाँ क्यों लाए हैं? मैं आज तुमको एक ऐसा सच दिखाने लाया हूँ, इसको देखकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। आप इस खंडर में इतनी रात को क्या सच दिखा सकते हो? कालरिक ने अपनी आंखें बंद की और मन में कुछ बोलना शुरू किया। तभी आग में एक छोटी गुड़िया आकर खड़ी हो गई। कालरिक ने आंखें खोली। ये गुड़िया तुमको सारा सच बताएगी। कालरिक जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये सब क्या और क्यों हो रहा है? हमें वापस हमारे घर जाने दीजिए। हम नागिन से तो लड़ सकते हैं, लेकिन चुड़ैल से नहीं। मैं तुमको पहले बता दूं कि यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। दूसरा ये कि तुम इतने कमजोर नहीं थे जितने आजकल हो। मैं अपने परिवार के लिए डरता हूँ।
लेकिन एक समय था जब तुम अपने परिवार के लिए भी नहीं डरे थे, और आज ये उसी सब का परिणाम है। कालरिक जी, आप कबीर को परेशान कर रहे हैं। यही सच है। अगर तुम्हें पूरा सच जानना है तो ये गुड़िया तुम्हें पूरा सच बताएगी। ये बोलती भी है? हाँ गुड़िया, कबीर और लिली का क्या रिश्ता है, इनकी दुश्मनी की क्या वजह है, वो सब बताओ। कबीर जो अब इतना डरपोक है, कभी ये शेर से भी ताकतवर हुआ करता था। मैं अब तक तो नहीं हुआ, लेकिन अब जरूर पागल हो जाऊंगा। ये कौन से जमाने की बात कर रही है? इस पागल से तो अच्छा था उस नागिन के हाथों मर जाना। नागिन तुमको इतनी पसंद है? यार, आज मैं कहाँ फंस गया हूँ। कबीर, तुम कुछ देर चुप रहोगी? कालरिक जी को अपना काम करने दीजिए। अब जो भी काम है मैं खुद करूँगी। मैं जो भी बताऊंगी तुमको चुपचाप सब कुछ सुनते जाना है। आज से 26 साल पहले नागलोक में कबीर और लिली भी रहते थे। नागलोक की अद्भुत दुनिया में अद्भुत इच्छाधारी नाग और उनके नियम कायदे थे। नागलोक की सबसे सुंदर नागिन को वहाँ की नागरानी बनाया जाता था। नागरानी अपनी पसंद से किसी से भी विवाह कर सकती थी। लिली और कबीर में बहुत प्यार था, लेकिन एक दिन कबीर की मुलाकात नागरानी से हुई। कबीर, यही नाम है तुम्हारा? जी। मुझे पहचानते हो? जी। मैं जिस चीज को चाहूँ उसे पा सकती हूँ, ये भी तुम जानते हो? जी। मुझे तुम पसंद हो और तुमसे विवाह करना है। नागरानी जी, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता। मैं नागरानी हूँ, नागलोक की सबसे सुंदर नागिन हूँ। नागलोक का प्रत्येक नाग मुझसे विवाह करने को तैयार है, लेकिन तुमने मुझे विवाह का मना करके मेरा अपमान किया है। इसकी सजा जानते हो? माफ कीजिए नागरानी जी, लेकिन मेरा विवाह हो चुका है। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लिली को भी जानती हूँ। मैं तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी से बहुत प्रसन्न हुई, इसलिए तुमसे विवाह करना चाहती हूँ। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम्हें लिली के लिए मुझसे विवाह करना होगा, वरना मैं उसके साथ क्या करूंगी ये तुम जानते हो। और तुम लिली को बहुत प्रेम करते हो, मैं ये भी जानती हूँ। मेरी लिली को कुछ नहीं होना चाहिए। नागरानी ने लिली को बुलाया और उसे आग में जलने के लिए फेंक दिया। नहीं, मेरी लिली को छोड़ दो। मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूँ। नागरानी ने लिली को बाहर निकाल दिया। लिली के बाहर आते ही कबीर उस आग में कूद गया और जलकर राख हो गया। कबीर, कबीर, तुम मुझे यूं छोड़कर नहीं जा सकते। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते कबीर। गुड़िया की यह बात सुनकर सभी दंग रह गए। मैं नाग? हाँ। अगर पिछले जन्म में लिली मेरी प्रेयसी है, तो फिर अब दुश्मन क्यों हो रही है? वो मुझे क्यों मारना चाहती है? ये बात लिली खुद बताएगी। अब लिली से बात करने कौन जाएगा? मैं लिली से बात करने जाऊंगी। उसके पास किसी को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? लिली सिर्फ तुम्हारी दुश्मन नहीं है, वो मेरी भी दुश्मन है। मुझे भी उससे बहुत काम है। कैसा काम? उसके पास नागमणि है। नीली नागिनों के पास एक नहीं, कई कई नागमणि होती है, और इनमें जहर भी बहुत ज्यादा होता है। कालरिक, मेरी लिली को कुछ मत कहना, वरना तेरा खून पी जाऊंगा। अरे हीरो, कैरेक्टर से बाहर निकल। अब तू नाग नहीं है, लिली तेरी नहीं है, ये तेरा दूसरा जन्म है, और इस जन्म में लिली तेरी दुश्मन है। लिली हर जन्म में मेरी ही रहेगी। मैं हमेशा उसका हूँ। मैं अपनी लिली के पास जा रहा हूँ। कबीर और काशवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। भगवंत और सरिता जी की आंखों से आंसू आ गए। कबीर उठकर जाने लगा। रुक जाओ कबीर, तुम्हें सच इसलिए नहीं बताया कि तुम सुनते ही भाग जाओ। मैं लिली से प्यार करता हूँ। प्यार करते नहीं हो, करते थे। वो मेरे पास क्यों आई है? बताओ बताओ। प्यार करती है ना, इसलिए मेरे पास आई है। वो तुम्हें यहाँ मारने आई है, प्यार करती नहीं है, पहले करती थी। प्यार कभी मरता नहीं है, और अगर वो मुझे मारने भी आई है तो मैं अपने प्यार के हाथों मर जाना चाहूंगा। कबीर जबरदस्ती खंडर के बाहर जाने लगा। जैसे ही उसने खंडर से बाहर पैर रखने की कोशिश की, दरवाजे पर एक और तांत्रिक खड़ा था जो बेहद डरावना था। उसने काले कपड़े पहने थे, जिसे देखकर कबीर ने अपने बढ़ते हुए कदम पीछे हटा लिए। कौन कौन? अब तुम कौन हो? तांत्रिक की आंखें बिल्कुल लाल हो रही थी। जब कबीर ने तांत्रिक की आंखों में देखा, उसने डर कर आंखें नीचे कर ली। वापस खंडर के अंदर पहुंच जाओ। कबीर चुपचाप अंदर जाकर बैठ गया। तुम यहाँ आ सकते हो, लेकिन यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। कालरिक जी, हमें इतना पता चल गया, लेकिन अब आगे क्या करना है, हमें उसके बारे में बताइए। अब तुम्हें लिली से बाकी सच जानकर लिली को मेरे हवाले कर देना है। हमें यहाँ से बाहर जाना है। बच्चों के जैसी जिद मत करो कबीर। मैं एक बार कह चुका हूँ कि तुम यहाँ से नहीं जाओगे तो नहीं जाओगे। ठीक है, लेकिन मेरे माँ पापा को आजाद कर दो।
तुम्हारे माँ पापा ही तुम्हारी कमजोरी हैं और दूसरे की कमजोरी ही मेरी ताकत है। हम तुम पर विश्वास करके आए हैं, तुम हमारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकते। ये मेरे गुरुजी हैं। अगर तुम्हें उस नीली नागिन से बचना है तो इस दुनिया में तुम्हें सिर्फ यही बचा सकते हैं। मैं नीली नागिन से बचना नहीं चाहता, मैं उसके जहर से मर जाना चाहता हूँ। आज की रात तुम्हें कुछ भी समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए अब तुम जा सकते हो। क्या हम यहाँ से सच में जा सकते हैं? हाँ, अब जाओ, क्योंकि अगर मेरे गुरुजी को गुस्सा आ गया तो यहाँ से कभी भी नहीं जा पाओगे। कालरिक की बात सुनकर कबीर और उसके माँ पापा तुरंत खंडर से बाहर निकल गए, लेकिन काशवी और कियारा खंडर के अंदर ही रुक गई। कालरिक जी, अभी हम जा रहे हैं, लेकिन मैंने आपको जो भी बताया है उसको भूलना मत। हाँ, मैं नीली नागिन को कैसे बोल सकता हूँ? नीली नागिन, चलो अब हम भी चलते हैं, कभी कबीर वापस आ जाए। हाँ, चलो निकलते हैं। कियारा और काशवी दोनों खंडर से बाहर निकल गए और कबीर व उसकी माँ पापा को बिठाकर घर वापस चले गए। कियारा और काशवी दोनों कबीर के घर थे। अंकल जी, मैं सोच रही हूँ कि इतना सब हो गया है, उसके बाद आपको कुछ दिन के लिए बाहर घूमने चले जाना चाहिए, आपका दिमाग शांत रहेगा। कियारा बेटा, अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये सब क्या है। जी अंकल, मैं आपको इसलिए ही कह रही हूँ कि आप यहाँ से चले जाइए और कुछ दिन बाहर घूम कर आइए, आपका मन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वहाँ जाकर भी तुम लोगों की चिंता लगी रहेगी। मैं यहाँ कबीर और काशवी का अच्छे से ध्यान रखूंगी, आप आराम से जाइए। सरिता और भगवंत जी ने बाहर जाने के लिए हाँ कर दी। कियारा ने दोनों को यात्रा पर भेज दिया। अब तुम्हारे दिमाग में माँ पापा को यहाँ से भेजने का आइडिया कैसा है? तुम्हारा चिंता करना ठीक है, लेकिन यहाँ ज्यादा खतरा है। तुम पागल हो, जिससे तुम डर रही हो वो मेरा प्यार है। कबीर, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैंने एक डॉक्टर को बुलाया है। हाँ, तुमको आराम की जरूरत है। तभी दरवाजे पर डॉक्टर साहब आ गए। आइए डॉक्टर साहब। यहाँ मरीज कौन है? पहले आप मेरे साथ चलिए। जी। कियारा ने डॉक्टर को साइड में बुलाया और उसे कबीर की स्थिति के बारे में बता दिया। जी ठीक है, मैं समझ गया। डॉक्टर ने कबीर को नींद की टैबलेट खिला दी। कुछ देर में कबीर सो गया। अब कबीर सो गया है, कबीर को नींद की जरूरत है। अब जब भी कबीर की आँख खुले, इसे खाना खिलाकर दवाई खिला देना। ये जो भी रायता फैला है, इसको भुलाने के लिए कबीर का सोना जरूरी है, इसलिए अब नींद की टैबलेट ही काम करेगी। ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल कर देना। डॉक्टर चला गया। मुझे मार्केट में कुछ काम है, क्या तुम मेरे साथ चलोगी? कबीर को अकेले छोड़कर कैसे जाएंगे? कबीर नींद में है, हम जल्दी वापस लौट आएंगे। ठीक है, लेकिन जल्दी वापस लौट आएंगे। कियारा और काशवी अपनी कार से मार्केट जाने के लिए निकल गए। कियारा और काशवी बातें करते हुए जा रहे थे, तभी कार के सामने लिली नागिन आकर खड़ी हो गई। कियारा ने कार की ब्रेक लगाई। कियारा और काशवी ने एक दूसरे की तरफ देखा। नागिन, शायद अब ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। ये हर बार वापस आ जाती है। तुम में से पीछा छुड़ाना चाहते हो, लेकिन अब ये कभी नहीं होगा। तुमने मुझसे गलत पंगा ले लिया। लिली, तुम्हारे साथ जो हुआ वो हमें पता चल गया है और हमारी तुम्हारे साथ सहानुभूति है, इसलिए अब तुम दुश्मनी को खत्म कर दो। हमें तुम्हारे साथ कोई लड़ाई नहीं करनी। अब मुझसे डर लग रहा है? लिली, तुम्हें बहुत सताया गया है, लेकिन उसमें हम इंसानों की कोई गलती नहीं है। मुझे मत सिखाओ, आप दोनों मुझसे डरते हो, ये मान लीजिए। लिली, हम तुम्हें माफ कर रहे हैं। तुम मुझे माफ करोगे? तुम कीड़े मकोड़े मुझे माफ करोगे? मैं एक नीली जहरीली नागिन हूँ, मेरे पास 7 नागमणि हैं, मैं बहुत शक्तिशाली नागिन हूँ। लिली को बहुत गुस्सा आ गया। लिली का चेहरा नीला पड़ गया, उसकी आंखें नीली पड़ गई। लिली की बहुत लंबी जीभ बाहर निकल गई। यह देखकर कियारा और काशवी बुरी तरह डरे हुए थे। कियारा, नागिन से बचने की कोशिश कीजिए। हम कार के अंदर हैं, मैंने सभी खिड़की बंद कर दी हैं। कार के अंदर ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आज कैसे भी इस नागिन से बच जाए। लिली ने कार के अंदर अपने मुंह से आग फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो इस काम में नाकामयाब रही। लिली ने कार के शीशे तोड़ दिए। काशवी और कियारा कांपने लगी। नहीं नहीं, हमें कुछ मत करना, हमें जाने दो लिली। हमें जाने दो लिली, हमारी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। हाँ लिली, हमें जाने दो। तुमको मेरी ताकत का अब एहसास हुआ? हाँ लिली, हम तुम्हें समझ चुके हैं, अब हमें जाने दीजिए। नहीं, अभी तो तुम्हें मौत का खेल देखना है। लिली ने अपनी जीप से कार को बांध दिया और उसे उठाकर सड़क के किनारे फेंकने लगी। कार के अंदर बैठी कियारा और काशवी को बहुत तेज डर लगने लगा। वो दोनों तेज तेज चिल्लाने लगी, बचाओ 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 बचाओ। लिली, तुम बेवजह हमें अपना दुश्मन समझ रही हो। हाँ लिली, हम मामूली से इंसान हैं, लेकिन बहुत ताकतवर लोग तुम्हारी नागमणियों के लिए तुम्हारे दुश्मन बने हुए हैं। लिली कार को सड़क के नीचे खाई में फेंकने वाली ही थी, लेकिन वो अचानक से रुक गई और उसने कार को वापस जमीन पर रख दिया। कियारा और काशवी ने चैन की सांस ली। लिली ने अपनी जीप अंदर की। कौन है वो जिसने मुझे ललकारा, अपनी मौत को बुलाया है? मेरा इस दुनिया में और कौन दुश्मन है? वो काल
मुझे एक बार उसका नाम बताओ। कालरिक, उसका नाम कालरिक है। कालरिक? ये अब तक मेरे पीछे है। हाँ, और इसके साथ एक बड़ा तांत्रिक है। ठीक है, अब तुम दोनों जा सकती हो, लेकिन ध्यान रखना, अगर मैं आज तुमसे कुछ नहीं कह रही हूँ तो आगे भी कुछ नहीं कह सकती। अब पहले मैं कालरिक से बदला लूंगी, उसके बाद तुमको तो कभी भी निपटा दूंगी। लिली काशवी और कियारा को छोड़कर चली गई। काशवी और कियारा बहुत डरे हुए थे। सारी गाड़ी टूट गई है। हाँ, अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए। हाँ ठीक है, आज लिली ने हम पर दया कर दी, वरना हम अभी मारे जाते। कार को बहुत नुकसान हुआ है और ये टूट चुकी है, अब ये चलने की स्थिति में नहीं है। इस कार को यहीं छोड़ देते हैं और अब वापस घर चलते हैं। कियारा और काशवी दोनों पैदल पैदल घर के लिए वापस जाने लगे। कियारा और काशवी ने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठकर लिली रो रही थी। यहाँ भी लिली बैठी है? वो नहीं, हम यहाँ आए हैं, अब चुपचाप इसकी नजरों से बचकर निकल लेते हैं। नहीं काशवी, लिली रो रही है, वो परेशान है, हमें उसे ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए। तुम रिस्क ले रही हो, उसके पास जाने में खतरा भी हो सकता है। अब जो भी हो, हमें उसके पास जाना है। कियारा और काशवी लिली के पास जाकर बैठ गए, लेकिन लिली ने इस बार उन्हें प्यार से देखा। लिली की आंखों में दुख था जो गुस्सा बनकर निकलता था, लेकिन लिली आज शांत हो जाना चाहती थी, इसलिए वह कुछ नहीं बोली। लिली, मैं जानती हूँ कि तुम हमें अपना दुश्मन समझती हो और मुझे यह भी पता है कि तुम हमें अभी भी मार सकती हो, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे पास बात करने आई हूँ। हाँ लिली, मैंने तुम्हारे अंदर गुस्से के अलावा कुछ और देखा ही नहीं, लेकिन तुम्हारा ये करुण स्वभाव। पहले मैं भी हंसती थी, मैं भी प्रेम में थी, मैं आज भी प्रेम में हूँ, लेकिन अब मेरे प्रेम करने का तरीका बदल गया है। जो कभी प्रेम में प्रार्थना थी वो अब जिद है, जो मेरी सहजता थी वो अब गुस्सा है। प्रेम की शीतल स्वभाव ने अग्नि का रूप क्यों ले लिया? कबीर का सच कालरिक तुमको बता चुका है। मैं कबीर के लिए बहुत भटकी हूँ, मैं कबीर को पाना चाहती हूँ। लेकिन तुम कबीर को मारना चाहती हो, किसी की मृत्यु के बाद तुम उसे कैसे पाओगी? कबीर को मारकर इस जन्म से मुक्त कर दूंगी, कबीर दोबारा नाग बन जाएगा और मुझे मिल जाएगा। अगर नाग नहीं बना तो? मैंने वर्षों के लिए उसके लिए तपस्या की है, कबीर नाग जरूर बनेगा, लेकिन मैं इतने वर्षों तक नाग रानी और कालरिक की वजह से ही भटकी हूँ। कालरिक की मौत तो निश्चित है, लेकिन कबीर मुझसे डरता है। मैं कबीर को गले लगाना चाहती हूँ, लेकिन कालरिक को तुम पहले से जानती हो? हाँ कालरिक का पूछ रही हूँ। कालरिक सामने खड़ा है। जब काशवी और कियारा ने सामने नजर उठाकर देखा तो कालरिक सामने खड़ा था। कालरिक ने हाथ में लिया हुआ सफेद पाउडर कियारा, काशवी और लिली के ऊपर फेंक दिया। तीनों बेहोश हो गए। कालरिक ने तेज तेज आवाज में हंसते हुए तीनों को अपने कब्जे में ले लिया। अब तुम मुझसे कहीं भाग कर नहीं जा सकते हो, अब तुम मेरी कैद में आ गए हो। हा 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 हा। मुझसे बचकर भागने की कोशिश में कोई सफल नहीं हुआ। हा 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 हा। बेचारी नागिन, इनको जिस बात का डर था। हा 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 हा। कालरिक ने फिर से काशवी, कियारा और लिली के ऊपर कुछ फेंका। तीनों वहाँ से गायब हो गई। कालरिक भी वहाँ से चला गया। कबीर को सोते हुए सुबह से शाम हो गई थी। जब नींद की दवाई का असर खत्म हुआ, कबीर की आंख खुल गई। कबीर ने अपने आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। ये देखकर कबीर घबरा गया। काशवी और कियारा कहाँ गए? मैं अकेला हूँ। नीली नागिन उन दोनों? नहीं, ये नहीं हो सकता। फिर कालरिक ने कुछ? नहीं, ये दोनों कहाँ जा सकते हैं? मुझे खंडर जाना होगा। कबीर खंडर जाने के लिए घर से निकल गया और कुछ देर में खंडर जा पहुँचा। खंडर में कालरिक तंत्र साधना कर रहा था। कबीर ने चारों तरफ नजर घुमाकर देखा, लेकिन कियारा और काशवी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कालरिक अपने काम में लीन था। कबीर भी वहाँ बैठ गया था। कबीर सब चुपचाप देख रहा था। तभी कालरिक ने अपनी आंखें खोली। मैं जानता था कबीर कि तुम आओगे। मेरे दोस्त कहाँ है? तुम्हारे दोस्त और दुश्मन सभी सुरक्षित है। हमने उन्हें अपने पास बहुत हिफाजत से रखा है। कियारा और काशवी को छोड़ दो। कबीर, तुम बहुत सीधे और डरपोक भी हो। मैं अपने परिवार के लिए यमराज से भी लड़ सकता हूँ। हाँ, जाओ और यमराज से लड़ो, क्योंकि इस समय तुम बिल्कुल अकेले हो। इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं बचा है। सबके सब मेरी कैद में है। अगर तुम उन्हें बचाना चाहते हो तो बचा लो, वरना तुम उन्हें कभी नहीं बचा पाओगे। कालरिक जिस आग के कुंड के सामने बैठकर तंत्र साधना कर रहा था, कबीर ने उसमें से आग से जलती हुई एक लकड़ी निकाली और कालरिक के ऊपर फेंक दी, लेकिन कालरिक पर आग का कोई असर नहीं हुआ। कालरिक तेज तेज हंसने लगा। कबीर ने दोबारा कालरिक को मारने की कोशिश की, लेकिन वो असमर्थ रहा। मेरे ऊपर ये सब असर नहीं करता है। तुम अभी बच्चे हो। कालरिक को मारने की हिम्मत नीली नागिन में भी नहीं है, और तुम मुझे मारोगे? लगता है पागल हो गए हो। कालरिक, आज मेरी बात याद रखना। मैं वापस आऊंगा और तुझे मारूंगा।
अभी अपने परिवार को ढूंढ कर बचा लो, उसके बाद मेरे पास आना और तुम कभी वापस नहीं आ पाओगे, क्योंकि ये इतना आसान नहीं है। कबीर खंडर से बाहर चला गया। कबीर काशवी और कियारा को खोजते हुए घूम रहा था, लेकिन कई दिन लगातार खोजने के बाद भी कियारा और काशवी कबीर को नहीं मिली। कबीर को खाने के लिए कुछ नहीं मिला। एक शाम कबीर जंगल में थक कर पेड़ के नीचे बैठ गया था। मैं कियारा और काशी का पता कैसे लगाऊं? ये दोनों मुझे कहाँ मिलेंगे? अब लिली भी कहाँ चली गई? मेरे माँ पापा का भी कोई पता नहीं है। मुझे अकेला छोड़कर सब कहाँ चले गए? मैं अब क्या करूं? लिली तुम ही आ जाओ। कहाँ हो तुम? क्या अब तुम मुझे नहीं देख पा रही हो? आकर मुझे मार दो और इस दुख से बाहर ले चलो। कबीर रोने लगा और रोते रोते बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अगली सुबह भगवा वस्त्र धारण किए हुए एक साधु महाराज अपनी छोटी सी कुटिया के बाहर पशु पक्षियों को चारा और दाना डाल रहे थे। तभी उनके दोनों शिष्य राम और श्याम कबीर को उठाकर लाए। गुरुदेव, 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 जल्दी आइए। क्या हुआ वत्स? तुम इतने परेशान क्यों हो? जब हम सुबह जंगल में लकड़ी लेने गए थे तब हमें ये लड़का वहाँ पड़ा मिला। इसे जल्दी से जमीन पर लेटाकर औषधि लेकर आओ। गुरुदेव के शिष्यों ने ऐसा ही किया। गुरुदेव ने कबीर की नब्ज पकड़कर देखी और कबीर का पेट देखा। इस लड़के को भोजन नहीं मिला है, जिसके कारण इसकी ये दशा हुई है। अभी इसे औषधि दे देता हूँ, कुछ समय में इसे होश आ जाएगा। गुरुदेव ने कबीर को औषधि पिला दी। जैसे ही गुरुदेव ने कबीर के हाथ पकड़कर देखा, तभी उनकी नजर कबीर की हथेली पर पड़ी, जिसे देखकर वो आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि कबीर की हथेली पर ओम का निशान था। कबीर, हे ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इतने वर्षों बाद आज कबीर को भेज दिया। मैंने इतने वर्षों इंतजार किया है, लेकिन सारा खेल तू ही रचता है। हम सब अपने अपने किरदार निभाते रहते हैं। गुरुदेव, आप इस लड़के को जानते हो? हाँ, ये कबीर है। इसे होश में आने दो, तब इससे बात करते हैं। ठीक है गुरुदेव, मैं तब तक कबीर के लिए काढ़े का इंतजाम करके आता हूँ। राम कबीर के लिए काढ़े का इंतजाम करने चला गया। कुछ देर बाद कबीर को होश आ गया। कबीर को होश में देखकर साधु महाराज मुस्कुरा रहे थे। कबीर महाराज, आप मुझे जानते हो? हाँ कबीर, तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं कहाँ हूँ? कबीर, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम मेरे शिष्य राम और श्याम को जंगल में मिले थे। मेरा परिवार कहाँ है? मुझे अपने परिवार के पास जाना है। मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम भोजन कर लो। मुझे भूख नहीं है, मैं अपने परिवार के लिए लड़ूंगा। खाली पेट लड़ाई नहीं लड़ी जाती कबीर। गुरुदेव ने अपने शिष्य श्याम से कबीर के लिए भोजन मंगवाया और कबीर को ला कर दिया। गुरुदेव, मैं कसम खाकर निकला हूँ कि मैं अपने परिवार को बचाकर रहूंगा। तुम्हारे परिवार को बचाने में मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन तुम पहले खुद की मदद करो और अन्न ग्रहण करो। गुरुदेव ने कबीर को भोजन कराया। गुरुदेव, अब बताइए, मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। गुरुदेव, मुझे आगे का रास्ता बताइए। लिली का सच जानते हो? हाँ, उससे पहले मेरी। हाँ, लेकिन उसके अलावा भी कुछ जानते हो क्या? नहीं। तुम्हारे बाद लिली के साथ क्या हुआ, तुमको ये पता है क्या? नहीं गुरुदेव, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। मैं इस बारे में सब जानता हूँ। गुरुदेव, मुझे सब कुछ जल्दी बता दीजिए। मुझे अपने परिवार के पास जाना है। बहुत समय पहले, जब तुम आग में जलकर राख हो गए, तब। कबीर की मौत के बाद लिली नागरानी और बाकी नागों की नजरों से बचती हुई लिली नागलोक से पृथ्वीलोक आ गई। लिली पृथ्वीलोक पर भटक रही थी, तभी कालरी की नजर लिली पर पड़ी। नीली नागिन। जी, मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी, लेकिन मेरा नाग यहाँ है। मैं उसको वापस ले जाने आई हूँ। मैं कालरिक हूँ। तुम्हारे नाग को मैं ढूंढ दूंगा। मेरे पास समस्त शक्तियाँ हैं। पृथ्वीलोक के बारे में सब कुछ जानता हूँ। तुम्हारा नाग यहाँ क्यों आया? मेरे नाग का नाम कबीर है। कबीर की मौत के बाद उसने यहाँ जन्म लिया है। मेरे पास समस्त सांपों को अपने पास बुलाने की शक्तियाँ हैं। मैं कबीर को भी यहाँ बुला सकता हूँ। मेरे कबीर को बुला दीजिए। इस पृथ्वीलोक पर भी लाखों सांप हैं। कबीर को बुलाना इतना आसान नहीं है। तुम मेरे साथ खंडर चलो, वहाँ कबीर जरूर आ जाएगा। लिली ने कालरिक को अपनी जिंदगी की पूरी कहानी बता दी और उसके साथ खंडर चली गई। जो मेरे हाथ वर्षों की तपस्या से नहीं आया, आज वो खजाना खुद मेरे पास चल कर आया है। नागिन खुद मेरे पास आई है और मेरे लिए नागवड़ी भी लाई है। अब मेरा जीवन सफल हो गया। कालरिक जी, इस जन्म में कबीर इंसान होगा या नाग, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। मैं एक बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मुझे सब पता है। तुम फिक्र मत करो।
कबीर जहाँ भी होगा मैं उसे हर रूप में पहचान लूंगा, लेकिन तुम्हें तुम्हारे कबीर से मिला दूंगा। ईश्वर से मुझे आशीर्वाद मिल जाएगा। धन्यवाद कालरिक जी। कोई ऐसी पहचान है जिससे मैं कबीर को पहचान लूं? जब कबीर मानव रूप में होता है उसकी हथेली पर ओम का निशान बन जाता है। तुम अपनी नागमणि मुझे दे दो, इससे मैं कबीर को आसानी से बुला पाऊंगा। कौन सी नागमणि? कौन सी मतलब? मैं नागमणि मांग रहा हूँ। मेरे पास 7 नागमणि है। नागमणि? वो भी 7? मुझे 7 नागमणि चाहिए। मैं तुमको नागमणि नहीं दूंगी। मैं वर्षों से नागमणि के लिए भटक रहा हूँ और तुमसे नागमणि लेकर रहूंगा। मैं तुम्हें नागमणि नहीं दूंगी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब तुम यहाँ से कभी नहीं जा पाओगी। कालरिक ने अपनी शक्तियों से लिली को खंडर में कैद कर दिया। लिली ने मेरी वजह से कितना गुस्सा है। मैं इसे जिंदगी को अपनी दुनिया समझ रहा था। मैंने लिली को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की? कबीर, तुम एक योद्धा हो, तुम ऐसे रो नहीं सकते। तुम्हारा विचलित होना तुम्हें कमजोर बना रहा है। गुरुदेव, मैं उस कालरिक को मार देना चाहता हूँ। कालरिक को मारने से पहले तुम्हें अपने परिवार को बचाना होगा और उसकी राह बहुत कठिन है, क्योंकि कालरिक अमर है। उसको सिर्फ एक तरीके से मारा जा सकता है। गुरुदेव, पहले आप मुझे वो तरीका बता दीजिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें वो रास्ता बता रहा हूँ। गुरुदेव ने कबीर को जैसे ही कालरिक की मौत का रास्ता बताया, तभी वहाँ एक तांत्रिक आ गया। तांत्रिक बहुत ही भयंकर था। तांत्रिक का नाम वज्रांग है। तुम? ये कालरिक से बड़ा तांत्रिक है। मैंने इसे खंडर में देखा था। तुम वज्रांग को कैसे भूल सकते हो? वज्रांग, मैं तुम्हें नहीं भूल सकता हूँ। तुमसे तो मेरे पुराने कई हिसाब अभी बाकी हैं। तुम जिस योद्धा को तैयार कर रहे हो वो बहुत ज्यादा डरपोक है। गुरुदेव क्रोधित हो गए। वो अपनी कुटिया से एक धनुष बाण निकाल लाए। वज्रांग, आज तुम्हारा अंत है। ये तो वक्त बताएगा। अब बातें नहीं, मुझसे युद्ध करो। मैं यहाँ तुमसे युद्ध करने ही आया हूँ। पहले तुम अपने डरपोक कबीर को सारा रहस्य बता दो, क्योंकि मेरे बाण के बाद कोई कुछ नहीं बोल पाता। वज्रांग ने गुरुदेव को चुनौती दे दी, जिसके बाद गुरुदेव को क्रोध आ गया। गुरुदेव ने फिर अपने बाणों से वज्रांग पर वार कर दिया। वज्रांग ने गुरुदेव के सारे बाणों को हवा में रोक दिया और फिर उन्हें अपना बाण गुरुदेव के ऊपर छोड़ा। गुरुदेव ने बचने की कोशिश की, लेकिन वज्रांग के वार से गुरुदेव बच नहीं पाए और उन्हें बाण लग गया। कहानी जारी रहेगी।